हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी, दिस इज सी एच इनमय पाठक एंड अभी शुरू करते हैं हमारा सीए फाउंडेशन का 2025 मई एज वेल एज सितंबर अटेम्प्ट के लिए द कंपनीज एक्ट 2013 चैप्टर 6 है हमारा। काफी ज्यादा इसमें हमें रहता है सवाल जवाब कि सर ऐसा है वैसा है ये है वो है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें से, बहुत सारे केस लॉज भी आते हैं और इसमें बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन के आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें यह है सर कि ये चैप्टर जो है ना, लगता है कि समराइज्ड है, छोटा है, लेकिन है नहीं। तो विद माय स्पेशल नोट जो मैंने क्यूरेट किए हैं, ये फ्रीली अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, जहां से आप इसको रेफर कर सकते हो। हम इसको करना शुरू करते हैं विदाउट गोइंग इनटू द समरी। जो स्टार्टिंग में हम करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ सर ये कंपनी होती क्या है। पुराने टाइम में कौन आया पता है इंडिया में? इंडिया में आ गए ब्रिटिशर्स। इंडिया में आ गए सर ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स लोगों ने सोचा कि इंडिया में आके उनको करना है ट्रेड, उनको करना है बिजनेस। तो बिजनेस कैसे करे? तो बिजनेस करने के लिए कोई एक बंदा अगर बिजनेस करता है तो हमने ट्वेल्थ में पढ़ा है उसको प्रोपराइटर कहते हैं। दो लोग आके बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिश लोग जो आए थे वो खुद के पैसे से और खुद के लिए नहीं आए थे, वो आए थे ऑन द बेसिस ऑफ अ डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं चार्टर। मतलब जैसे एक राजा, एक किंग ने एक चार्टर दिया था, उस राजा ने बताया था कि जाओ एक्सप्लोर करो और देखो कि कहाँ पे है ये इंडिया। जाके देखो वहां पे स्पाइसेस, स्पाइसेस के लिए आए थे, पता है ना वो इंडिया में स्पाइसेस देने के अपने मसाले, जो यहाँ के सबसे फेमस स्पेशलिटी थी। तो इस चार्टर को रॉयल चार्टर कहा जाता था सर। ये चार्टर यानी इंडिया में इसको राजपत्र कहते थे, राजपत्र कहते थे। जो राजा लोग थे वो अपना सील लगा के इस, जब भी कोई डॉक्यूमेंट इशू करते थे तो उसको ऑफिशियल माना जाता था। तो ऐसे ही सर ये रॉयल चार्टर लेके लोग यहाँ पे आए थे। तो इस रॉयल चार्टर पे लिखा था कि इंडिया में जाके आप जो बिजनेस करोगे, क्योंकि इंडिया ईस्ट साइड में आता है, क्योंकि उसका नाम इंडिया है और क्योंकि आप लोग एक समूह में काम करोगे, इसको हम नाम देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। सर ये कंपनी क्या है, बट ये कंपनी होता कैसे है? जैसे आपका दोस्त बोल रहा है आज बहुत बोर हो रहा है, चल यार मूवी देखने को चलते हैं, तो आप मूवी देखने के लिए उसके साथ चले गए, तो आपने उसको क्या दिया? कंपनी दिया। तो जब कुछ लोग साथ में आकर बिजनेस करते हैं, लेकिन 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 उनके साथ में होने से जो बिजनेस शुरू होता है वो उनके अलग होने से, उनके मरने से बंद नहीं हो सकता। ऐसे स्ट्रक्चर को सर कंपनी कहा जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को कंपनी कहा जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर। ए बी एंड सी तीनों साथ में आके बिजनेस शुरू करते हैं, ए बी सी लिमिटेड। ये लिमिटेड क्या है बाद में देख लेंगे, पहले समझ लो ये कंपनी बनाई। अब कल जाके ए भी मर गया, बी भी मर गया, सी भी मर गया, तो भी ए बी सी लिमिटेड चलती रहेगी सर। यही इसका स्पेशल पॉइंट है। तो जैसे एक पार्टनरशिप फर्म होता है, इसको मैं एक ऐसा स्टेटस दे देता हूं, उस स्टेटस में मैं बोलता हूं कि एक ये जो बिजनेस है, ये जो फर्म है, ये जो एंटिटी है, कभी बंद ही नहीं होगी जब तक कायदा नहीं बोलेगा, जब तक कानून नहीं बोलेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को कंपनी कहते हैं सर। अगर समझ में आया है थोड़ा सा भी 1% भी, तो शुरू कर दे थोड़ा सा आगे जाना। तो कंपनी में होता क्या है, बहुत आसान चीज होती है सर। कंपनी में क्या होता है कि कुछ लोग मिलके ए बी सी मिलके गवर्नमेंट को बोलेंगे सर हमें बनानी है कंपनी। क्या बनानी है? कंपनी। तो गवर्नमेंट उनको देगा एक लाइसेंस। इस लाइसेंस को मिलने के बाद वो इस कंपनी के अंडर बिजनेस कर सकते हैं। इसमें वो चाहे जितने लोग ऐड कर सकते हैं, चाहे जितने लोग लेस कर सकते हैं, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। ये मर भी गए तो भी ये कंपनी कभी नहीं मरेगी, ये शाश्वत रहेगी जब तक लॉ नहीं चाहेगा। बेसिकली ये प्रोविजन होता है कंपनी। तो कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड होती है, कंपनीज पब्लिक लिमिटेड होती है, एक 1% कंपनी है, एक स्मॉल कंपनी, काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें है। तो हम धीरे 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 करके एक एक चीज को टच करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए सर 2013 में ये जो एक्ट आया है कंपनीज एक्ट, ये 2013 में नहीं आया है। क्या बोल रहे हो सर 2013 लिखा और 2013 में नहीं आया है? अरे इसके पहले भी कंपनीज एक्ट था। मैंने बोला ना जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स साथ में कंपनी का कॉन्सेप्ट लेके आए। हमारे लिए दहेज था वो इंडिया के लिए कंपनी का कॉन्सेप्ट। तो सर तब से चला आ रहा है कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट लॉज, बहुत सारे लॉज बनाए हैं, बनाए गए थे उस टाइम पे, और वो चेंज होते 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 इंडिया में फाइनली इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 तो जो, या फिर कंपनी लॉ 1956 जो था वो चल रहा था। इसके बाद 2000 1992 में
हर्षद मेहता स्कैम हो गया, सबको पता है, देख लेना सीरीज, हर्षद मेहता स्कैम हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो गए थे, और ये फ्रॉड्स के चलते गवर्नमेंट को लगा कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए 1988 में गवर्नमेंट ने सेबी नाम का एक गवर्निंग बॉडी बनाया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको 1992 में स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए थे कि अब आप रेगुलेटर बन गए हो कैपिटल मार्केट्स का, और इसी के रिकमेंडेशन के चलते चलते धीरे धीरे अलग अलग कमिटीज के तहत 2013 में फाइनली अगस्त के महीने में कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया सर। और इसीलिए इसको हम कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013। इसमें इंडियन वर्ड नहीं है, नहीं तो आप लिखोगे इंडियन कंपनीज एक्ट, बिल्कुल नहीं। इसका एक्ट का नाम है द कंपनीज एक्ट 2013। एक्ट में तो सिर्फ मेन चीजें लिखी होती है, जो डिटेल्ड प्रोविजंस होते हैं, बहुत सारे कुछ वर्क कैसे करना है, कोई फॉर्म कैसे भरना है, फीस कितनी लगेगी, ये रूल्स में लिखा जाता है, प्रोसीजर्स में लिखा जाता है। वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो काफी बेसिक है। तो शुरू करते हैं सर। तो सर ये जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, क्या ये मेरे पापा का एक ग्रोसरी स्टोर है उसके ऊपर अप्लाई होगा, या मेरे अंकल का एक पार्टनरशिप फर्म है उसके ऊपर भी अप्लाई होगा? नहीं। अगर आपने इस एक्ट के अंडर आपका कंपनी रजिस्टर किया, इनकॉर्पोरेट किया, शुरू किया, तो ही ये एक्ट आपको अप्लाई होगा। अगर आपने कंपनीज एक्ट 1956 के तहत कोई कंपनी शुरू किया था तो उसको ये एक्ट लागू हो जाएगा, क्योंकि 1956 अब विड्रॉ हो चुका है। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस का बिजनेस करते हो तो आपको ये एक्ट लग जाएगा। अगर आप बैंकिंग का बिजनेस करते हो ये एक्ट आपको लग जाएगा। अगर आप सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या जनरेशन में काम करते हो आपको ये एक्ट लग जाएगा। या फिर आप कोई भी स्पेशल एक्ट के तहत बनी हुई कंपनी हो, जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, ये एक ऐसी कंपनी है जो एक स्पेशल एक्ट है LIC इंडिया एक्ट उसके अंदर बनी हुई है। हमारा इंस्टीट्यूट ICAI भी तो एक स्पेशल एक्ट के अंदर बना है, लेकिन इट इज नॉट अ कंपनी। LIC इज स्पेसिफिकली कॉर्पोरेशन, अ कंपनी, तो इसको भी एक्ट लग जाएगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके तहत कोई और भी नई कंपनीज को अप्लाई करवाती है ये, तो उसको भी ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। सर क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा? इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस किस को ये एप्लीकेबल है। तो अभी यहाँ पे ये जो एक्सेप्ट एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है? देखो, इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDAI करके एक रेगुलेटर बैठा हुआ है। बैंकिंग कंपनी के लिए अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। तो ये प्रोविजन जो इनके होते हैं, मान लीजिए कंपनीज एक्ट में लिखा है कि आपने ए चीज करनी चाहिए, लेकिन RBI एक्ट में लिखा है आपने बी चीज करनी चाहिए, इंश्योरेंस एक्ट में लिखा है सी चीज करनी चाहिए, तो किसकी मानेंगे? तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट से पहले अपने खुद के एक्ट को देखो, उसमें जो लिखा हुआ उसको फॉलो करो। अगर उसमें कुछ नहीं लिखा है तो कंपनीज एक्ट की मान लो। और अगर आप बैंक हो तो आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो लिखा है पहले वो करो, अगर कुछ नहीं लिखा तो कंपनीज एक्ट की मानना शुरू करो। तो इतना आसान लिखा हुआ ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट। तो पेपर में क्योंकि हमको इसके ऊपर सवाल आता नहीं, इसको हमें लिखना होता नहीं, इसलिए हम इसकी लैंग्वेज में नहीं जाने वाले। तो नेक्स्ट आता है सर डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 हमेशा याद रखना, डेफिनेशन वाले सेक्शन में कभी भी सेक्शन के बाद जो चीज आती है उसको क्लॉज कहते हैं। इन जनरल इस चीज को सब सेक्शन आप बोलते हो, लेकिन डेफिनेशन वाले चीजों में सेक्शन 2 और क्लॉज होता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, बहुत आसानी से कहता है सर कंपनी का मतलब क्या पता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अंडर प्रीवियस लॉ। अरे यार, आपको हम पूछ रहे कंपनी क्या है, तो आप बोलते हो कंपनी माने वो कंपनी जो इस एक्ट या पुराने एक्ट के अंदर बनी हुई है। तो कंपनी क्या है ये तो आपने बताया ही नहीं। तो कंपनी क्या है ये पता होने के लिए, इसको जानने के लिए कुछ फीचर्स दिए गए हैं। सर क्या ये एक्ट में दिया है? नहीं। ये फीचर जो है ये बाय लॉ, बाय कस्टम्स, बाय ट्रेड और एक जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बने हुए हैं। कुछ एक्ट में दिए हुए हैं, कुछ एक्ट में नहीं दिए हुए हैं। तो सर कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि अगर ये चीज है तो ये चीज कंपनी है? तो एक ओनर है और खुद के पैन कार्ड पे बिजनेस कर रहा है तो उसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं, उसको कंपनी नहीं कहेंगे। तो ऐसे फीचर्स हमको देखने हैं। तो सबसे पहला फीचर होता है सर सेपरेट लीगल एंटिटी, एक एक डिटेल में जाने वाले हैं हम। दूसरा है परपेचुअल सक्सेशन,
फिर तीसरा लिमिटेड लायबिलिटी एंड लास्ट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स होते हैं, वो हम नीचे एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहला होता है सर सेपरेट लीगल एंटिटी। सर सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है? एकदम बेसिक है। मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी ने मिलकर कंपनी बनाई जिसको नाम दिया ABC लिमिटेड। अब कानून बोलेगा कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है कंपनी के लिए, तो जो अग्रीमेंट बनेगा ना, परचेस अग्रीमेंट, पापा के नाम पे खरीदने वाले तो पापा साइन करेंगे, मम्मी के नाम पे खरीदने वाले तो मम्मी का नाम आएगा, मम्मी साइन करेगी। ऐसे अब ABC लिमिटेड का नाम आएगा सर, और यहाँ पे ABC लिमिटेड का स्टैंप लगेगा। मतलब प्रॉपर्टी आप A, B या C के नाम पे नहीं लोगे, ABC लिमिटेड के नाम पे लोगे। लोन लेना है ABC लिमिटेड के नाम पे लोगे। कोई भी क्रेडिटर को बिल देना है, डेटर को बिल देना है, ABC लिमिटेड के नाम पे दोगे। GST नंबर लेना है ABC लिमिटेड के नाम पे लोगे। नया पैन कार्ड आएगा ABC लिमिटेड का। सब कुछ वो कर सकता है जो एक बिजनेस कर सकता है, सिवाय दो चीजें। वो कभी भी ब्रीथ, सांस नहीं ले सकता। दूसरा, वो कभी भी मैरी मतलब मैरिज नहीं कर सकता। तो कंपनी हर वो चीज कर सकती है जो इंसान कर सकता है सिवाय ब्रीदिंग के और शादी करने के। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है सेपरेट, यानी ओनर और कंपनी अलग चीजें हैं। लीगल मतलब कहता है कि सिर्फ कानून की आंखों में, किसकी आंखों में? सिर्फ कानून की आंखों में। तो सिर्फ कोर्ट के लिए, सिर्फ कंपनीज एक्ट के लिए एक ओनर और उसका बिजनेस अलग रहेगा। ओनर और कंपनी पूरा अलग रहेगा, उनका कोई रिलेशन हम नहीं लगाएंगे। एंड लास्ट इज एंटिटी यानी एग्जिस्टेंस। तो अगर इसका एकदम बेसिक आपको एग्जांपल दूं तो ABC लिमिटेड ने 10 लाख रुपीस का लोन लिया। लिया तो मिस्टर ABC ने लिया, लेकिन ABC लिमिटेड के नाम पे लिया, ABC लिमिटेड के बिजनेस में लगाया। मान लो वो लोन डूब गया, लॉस हो गया, पूरा 100% लॉस में चला गया, तो अब क्या होगा? क्या पार्टनरशिप की तरह बैंक मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी के घर जा सकती है? तो नहीं जा सकती सर। क्यों? लेकिन इन्होंने ही तो लोन लिया, लेकिन कंपनी के नाम पे लिया। तो इट इज एज गुड एज कि ABC ने लोन लिया ही नहीं, लोन किसी फोर्थ पर्सन ने लिया जो ABC लिमिटेड है। जैसे आपका कोई दोस्त है, उसने लोन लिया है, आपने नहीं लिया है वो लोन। तो ऐसा होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सर ऐसा क्यों दिया है, सेपरेट लीगल एंटिटी का एग्जिस्टेंस क्यों दिया? ऐसा तो सब लोग फ्रॉड करके चले जाएंगे। नहीं बेटा, अगर फ्रॉड करोगे ना तो फ्रॉड के केस में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। उसमें ओनर्स को पकड़ेंगे हम, उसमें हम शेयर होल्डर्स को पकड़ेंगे। लेकिन जब नॉर्मल ट्रांजेक्शन चलता है तो उसमें हमें ओनर से कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी एक कंपनी बनती है तो उसको एक यूनिक कैरेक्टर मिलता है सेपरेट लीगल एंटिटी का। मतलब लीगल यानी कानून की आंखों में, कोर्ट की आंखों में वो कंपनी एक अलग एग्जिस्टेंस रखती है। जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसको कपड़े मतलब क्लॉथ पहनाए जाते हैं लीगल पर्सनैलिटी के। उसका पैन कार्ड बनेगा, आधार कार्ड नहीं बनेगा। ध्यान रखना, आधार कार्ड सिर्फ जीवित लोगों का बनता है। तो पैन कार्ड बनेगा, उसका उसका GST नंबर मिलेगा, अलग अलग निकलेगा सब। उसका एग्जिस्टेंस डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है उसके मेंबर्स से। बहुत इंपॉर्टेंट, उसका एग्जिस्टेंस क्या है सर? सेपरेट है, डिफरेंट है फ्रॉम इट्स मेंबर। सर ये मेंबर्स कौन है? आप तो ओनर्स बोल रहे हो। अरे बेटा, कंपनी के केस में होता ऐसे है कि कंपनी के केस में ओनर्स नहीं होते। कंपनी के केस में कंपनी कुछ शेयर, कुछ पेपर्स प्रिंट करेगी। तो मान लो कंपनी को बनाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, तो कंपनी 10, मान लीजिए 100 पेपर्स प्रिंट करेगी और हर एक पेपर के ऊपर लिखेगी ये पेपर 1000 रुपीज का है। तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया? 1 लाख रुपीज हो गया। इतना ही तो चाहिए कंपनी को चलने के लिए, कैपिटल है ना, ये कैपिटल चाहिए। तो 1000 रुपीज का पेपर प्रिंट करेगी। पेपर का कॉस्ट नहीं रहेगा 1000, इसमें लिखेंगे कि ABC लिमिटेड का ये जो पेपर है इसका कॉस्ट 1000 रुपीज है और इसको हम कहते हैं सर शेयर सर्टिफिकेट। क्या कहते हैं हम इसको? शेयर सर्टिफिकेट। तो ये शेयर सर्टिफिकेट जितने भी लोग खरीदेंगे वो सब क्या होंगे? इसके कैपिटल में भागीदार होंगे। इन्हीं को ओनर्स कहा जाएगा, इन्हीं को शेयर होल्डर्स कहा जाएगा, इन्हीं को मेंबर्स कहा जाएगा। तो रिलायंस का ओनर मिस्टर अंबानी नहीं है। जितने शेयर्स मिस्टर अंबानी के पास है उतने ही वो ओनर है। तो शेयर्स 51% मिस्टर अंबानी के पास है,
तो इस कंपनी में एग्जांपल के लिए रिलायंस से अगर ये, तो सिर्फ 51,000 रुपीज तक मिस्टर अंबानी ओनर है, 49,000 रुपीज तक कौन ओनर है? हम जैसे लोग जो शेयर्स परचेज करते हैं, हमारे पापा जैसे लोग जिन्होंने शेयर्स खरीद के रखे उस कंपनी के। मैं आज भी अगर स्टॉक मार्केट से उसके 2 शेयर्स खरीदता हूं तो मैं 2 शेयर के लिए उसका ओनर हो जाता हूं, मेंबर हो जाता हूं, शेयर होल्डर हो जाता हूं। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो सर, तो ये जो पैसे आएंगे कहां पे आएंगे? ये इसके बैंक अकाउंट में आएंगे। तो इसका बैंक अकाउंट भी बनेगा? अरे हाँ, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका पैन कार्ड अलग बनेगा, इसका जीएसटी नंबर अलग बनेगा, इसका बैंक अकाउंट भी बनेगा। तो इन लोगों को कहा जाता है सर मेंबर्स। आगे देखेंगे, अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव इट्स ओन बैंक अकाउंट, लोन रेज कर सकती है, लायबिलिटीज में आ सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। सर कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हो? 1 पार्टी 2 पार्टी, देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टीज। तो 2 पार्टी में से कोई भी एक या दोनों के दोनों कंपनी भी हो सकते हैं। आगे लिखता है सर, इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इनकर लायबिलिटी टू इट फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन सू इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स। तो ये जो मेंबर्स थे ना यहाँ पे, ओनर्स, शेयर होल्डर्स, ये लोग भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। तो जो शेयर सर्टिफिकेट का कॉन्ट्रैक्ट था, तो बेसिकली शेयर सर्टिफिकेट दिया, 1000 रुपए लिए, कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कंपनी से कुछ पैसा लेना ये देना होता है, तो कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं वो ही उसके ऊपर केस दाखिल कर सकते हैं, उसके मेंबर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना याद रख लेना सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी ओन कर सकती है, एंजॉय कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है प्रॉपर्टी। सर ओन माने मैं मालिक बन गया इस प्रॉपर्टी का। सर एंजॉय कैसे करेंगे प्रॉपर्टी को? वहां पे वाटर पार्क लगा देंगे क्या? नहीं बेटा, एंजॉय करना यानी इस प्रॉपर्टी से जो रेंट आएगा, डिस्पोज करके, सेल करके जो कैपिटल गेन या प्रॉफिट आएगा एग्जांपल, वो भी मैं एंजॉय करूंगा, मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, टैक्स में भरूंगा उसके ऊपर। ये सब एक कंपनी कर सकती है। याद रखना, भले ही कंपनी का कैपिटल और असेट उसके शेयर होल्डर्स ने दिए हो, मैंने बताया ना शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट देंगे और उनसे पैसा लेंगे, लेकिन कंपनी जो होती है अपने कैपिटल का खुद ओनर होती है, अपने एसेट्स की खुद ओनर होती है। और शेयर होल्डर जो होते हैं ना, ये कंपनी के प्रॉपर्टी के ना प्राइवेट ओनर्स होते हैं ना जॉइंट ओनर्स होते हैं। मतलब अगर मैं कल चाहूं, मैंने रिलायंस के 10,000 शेयर्स खरीद के रखे हैं और मैं चाहता हूं कि मुझे क्या चाहिए, रिलायंस की जो इधर मान लीजिए मुंबई वाला प्लांट है, उसमें मुझे 10% मुझे बेच देना है। फिर जो जमशेदपुर वाला प्लांट है उसमें मैं 5% सेल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो 10,000 शेयर होल्ड करता हूँ, मैं तो ओनर हूँ। तो याद रखना, ये जो असेट और कैपिटल है ना, जो एसेट है वो प्लांट है, वो उस कंपनी के है, आपके नहीं है। भले ही पैसा आपका लगा है, लेकिन यू आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स। तो प्राइवेट का मतलब होता है मैं कोई भी कंपनी का असेट ना बेच सकता हूं, ना कंपनी की लायबिलिटी के लिए मैं पैसे दे सकता हूं। कंपनी खुद अपने नाम पे ही सब चीजें करेगी। अब सवाल मन में आएगा, सर कंपनी कंपनी बोल रहे हो, कंपनी तो जीवित भी नहीं है, तो कंपनी कैसे साइन करेगी, कंपनी कैसे एंटर करेगी? तो यहाँ पे ये जो ओनर्स होते हैं, ये जो शेयर होल्डर्स है इस कंपनी के, ये एक मीटिंग में मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे सर? एक मीटिंग में एक साथ मिलेंगे और वोट करेंगे। एक शेयर का एक वोट होता है, वोट करेंगे कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे। डायरेक्टर्स माने मैनेजर्स, जो मैनेजमेंट है। तो मैं बोलूंगा मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और एक सी ए एक्स वाई, ये सब मिलके मेरी कंपनी को मैनेज करेंगे, ये मेरे कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे। वोटिंग होगा और वोटिंग के बाद ये लोग अपॉइंट हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट के बाद जब भी किसी भी कंपनी को किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, तो एक्स वाई जेड ए बी सी सी एक्स, तो ये सब लोग उसके ऊपर साइन करेंगे और कंपनी का एक स्टैंप, सील लगा देंगे, तो हो गया कि कंपनी ने साइन किया। तो सर ये तो कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। हर एक चीज के लिए पेनल्टी है, हर एक चीज के लिए लॉ बना हुआ है, ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान में रखनी है। सर सब लोग साइन करेंगे क्या, कंपनी को स्टैंप होना जरूरी है क्या? ये सब सवाल अभी धीरे धीरे हम देखने वाले हैं। तो एक केस हुआ था, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925 में। क्या हुआ, मैक्यूरा नाम का एक बंदा था, इसने क्या किया, एक टिम्बर कंपनी खोली। मैक्यूरा नाम का एक बंदा था, इसने एक
टिम्बर कंपनी खोली। तो कंपनी तो अलग होती है पूरी ओनर से, इसने सारे शेयर्स इसके पास थे एक्सेप्ट वन। तो क्या किया इसने, 99 शेयर्स अपने पास रखे और सिर्फ 1 शेयर किसी अपने फ्रेंड को दे दिया। तो मेजोरिटी सिर्फ तो मैक्यूलर ही ओनर हो गया, उसका दोस्त तो ओनर बेसिकली है ही नहीं। और ही वॉज ऑल्सो मेजर क्रिएटर ऑफ द कंपनी, मतलब यही इसी को टिम्बर कंपनी से ज्यादा पैसा मिलता था। सर कैसे, ये क्या करता था, मार्केट से टिम्बर खरीदता था, ठीक है, परचेस करता था और ये खुद कंपनी को सेल करता था। इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसकी मर्जी है, उसको जैसे बिजनेस चलाना है वो चलाएगा। तो हुआ ऐसा, एम इंश्योर्ड द कंपनी टिम्बर इन हिज ओन नेम। एक बार क्या हुआ, कंपनी के पास एग्जांपल 10 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ था इस टिम्बर का। टिम्बर पता है ना सबको, लकड़ा। तो लकड़े का स्टॉक पड़ा था 10 करोड़ का। तो बारिश का मौसम था और जो जहां पे ये सब रखा था उसको लगा खराब हो जाएगा, तो उसने क्या किया, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस के पास हो गया। ऐसे कोई है नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और बोला ये 10 करोड़ का इंश्योरेंस दे दो। तो कंपनी ने बोला ठीक है, 10 लाख रुपया प्रीमियम दे दो हमें। आपके घर पे होगा ना, किसी का एलआईसी होगा, किसी का स्टॉक इंश्योरेंस, किसी का गाड़ी का इंश्योरेंस होगा, गाड़ी का तो हम लेते ही है। तो 10 लाख का प्रीमियम था। अब है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी जो बनवाई ना ये एम ने, ये खुद के नाम से बनवाई मैकपुरे, क्योंकि वो क्या बोला, मैं ही तो ओनर हूं कंपनी का, मेरे पास ही तो 99 शेयर्स पड़े हुए हैं, मैं ही सब कुछ हूं। तो उसने 10 करोड़ का स्टॉक खुद के नाम पे बनवाया, इंश्योर करवाया। अब हुआ ऐसा कि आग लग गई, बारिश के लिए इंश्योरेंस करवाया और आग लग गई। एम गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, बोला चल मेरे पैसे दे, फटाफट मेरे 10 करोड़ इमीडिएटली दे दो। तो इंश्योरेंस कंपनी भी होशियार थी, चली गई कोर्ट में। कोर्ट में जाके बोलती है कि एम जो है ना ये शेयर होल्डर है, ओनर नहीं है। और शेयर होल्डर क्या किसी भी प्रॉपर्टी को ओन करता है, नहीं। तो जो चीज आप ओन ही नहीं करते उसका आप इंश्योरेंस कैसे लिए, इंश्योरेंस तो आपने टिम्बर कंपनी के नाम पे लेना चाहिए था, क्योंकि ये टिम्बर कंपनी जो है ये एक्चुअली ओनर है उस स्टॉक का, उसके नाम पे लेना चाहिए था। तो फिर ऐसा ही वो केस निकला और वो बोला गया कि एम कुड नॉट क्लेम द कंपेंसेशन फ्रॉम द कंपनी। आप बोलोगे सर ये काफी पेचीदा लग रहा है, काफी अलग लग रहा है। बेटा कॉन्सेप्ट ही वैसा है, सीए कर रहे हो ना आप, तो कॉन्सेप्ट भी तो नए नए आपको पढ़ने पड़ेंगे। यही कॉन्सेप्ट है कंपनीज एक्ट का, ठीक है। तो आप आपके नाम पे इंश्योरेंस नहीं ले सकते कंपनी के एसेट्स का। तो सेकंड, तो पहला फीचर तो हो गया सर सेपरेट लीगल एंटिटी, और हमने केस भी देख लिया, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925। दूसरा है सर परपेचुअल सक्सेशन। अब इसमें क्या होता है, जो एक बार क्या हुआ, 7 मेंबर्स थे कंपनी के, सातों के सातों एक प्लेन में चले गए। तो कहानी ऐसी मुड़ती है कि जब मैं बहुत सालों पहले मतलब 2022 में मैं कंपनी में जॉब करता था, जो आप सबको पता रहेगा पीडब्ल्यूसी। तो मैं वहां पे जॉब करते वक्त मुझे एक बार एक सर ने मुझे बोला कि एक कंपनी के जो लोग हैं वो सब जा रहे हैं वेकेशन पे, ठीक है, लेकिन उनकी जो टिकट्स है वो अलग अलग फ्लाइट के बुक किए हुए। हाँ, सारी फ्लाइट्स 19 फरवरी को ही पहुंचने वाली थी, लेकिन अलग अलग बुक किए थे। तो मुझे लगा मे भी पैसे बचा रहे होंगे, लेकिन तब मुझे समझ में नहीं आई ये चीज। मुझे शाम को ध्यान में आया कि वो इसलिए किया गया था ताकि अगर एक प्लेन जाके कहीं पे ठुक जाएगा, प्लेन के साथ कुछ हो जाता है, तो एक जन ही मरेगा, सब नहीं मरेंगे, कंपनी तो चलती रहेगी। तो सर क्या मेंबर्स के मरने से या मेंबर्स के चेंज होने से, शेयर होल्डर्स चेंज होते हैं, शेयर होल्डर्स मर जाते हैं, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? तो नहीं सर, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, परपेचुअल यानी इनफाइनाइट, एंड सक्सेशन का मतलब होता है चलते रहना, हमेशा चलते रहना। सो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है सर कि कंपनी के मेंबर्स भले ही मर जाए, कंपनी के मेंबर्स चेंज हो जाए, कंपनी कभी बंद नहीं पड़ेगी। नहीं तो हम तो रोज ऑनलाइन स्टॉक मार्केट पे सर शेयर्स खरीदते बेचते हैं, तो रोज ओनर्स चेंज होते हैं, रोज मेंबर्स चेंज होते हैं। तो अगर मेंबर्स चेंज होने से कंपनी बंद पड़ जाती थी तो अब तक तो कोई कंपनी चलती ही नहीं थी। तो सर क्या कंपनी कभी बंद ही नहीं पड़ सकती? पड़ सकती है। इट कैन बी वाउंड अप। वाउंड अप का मतलब होता है उसको इकट्ठा करके बंद कर देना। तो कब होगा सर? ओनली व्हेन ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। तो इस कंपनीज एक्ट ने ही कुछ ग्राउंड्स बताए हैं, कुछ कंडीशंस बताई है, उन कंडीशंस में हम कंपनी को बंद कर सकते हैं। सब के सब लोग चाहते हैं कंपनी को बंद करेंगे, तो एक एप्लीकेशन करते हैं गवर्नमेंट को कि हमें बंद करना है, तो उस केस में आप बंद कर सकते हो। तो ऐसे कुछ कंडीशंस ग्राउंड यहाँ पे दिए हुए
है। दूसरा है सर, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो कितने भी हाथ इंफिनिटली बदल ले, मतलब इस मेंबर से उसको बेचा, उसने सामने वाले को बेचा। शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में तो एक ही शेयर दिन में करोड़ों बार ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या इससे ओनरशिप पे फर्क पड़ता है? नहीं सर, इट डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। ये नोट्स जो है इमीडिएटली डाउनलोड करके मेरे साथ इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क करते चलो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करते चलो। यही आपके कीवर्ड्स है सर, यही आपके क्या है, कीवर्ड्स है। तो सर, एक कंपनी जो होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। इस कानून की वजह से ये एग्जिस्टेंस में आया, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। पर्सन यानी क्या? कोई भी एक एंटिटी जिसको हम संबोध सकते हैं। पर्सन यानी जीवित आदमी नहीं, कोई भी पर्सन हो सकता है, एंटिटी होती है जिसको हम बुला सकते हैं। तो एक फर्म है जिसको हम, फर्म भी एक एंटिटी होता है, वैसे ही कंपनी भी एक पर्सन ही है। लेकिन वो कैसा है? नेचुरल है क्या? सांस लेता है क्या? नहीं सर, आर्टिफिशियल है, बनाया गया हुआ है। तो अगर ये कानून उसको बनाता है ना, तो सिर्फ कानून ही उसकी लाइफ को एंड कर सकता है। कानून के अलावा और कोई भी उसकी लाइफ को एंड नहीं कर सकता। किसी के भी मरने से, किसी की भी इंसॉल्वेंसी से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा ना आपने, इनकम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, किसी की भी इनकम्पिटेंस से कंपनी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो 7 मेंबर्स थे, सबके सब एक प्लेन में गए, मर गए, इसके बाद भी कंपनी एग्जिस्ट करती है। अगर यही पार्टनरशिप होता, प्रोप्राइटरशिप होता, तो ये बंद हो जाता था, क्योंकि उसमें तो 2 से कम आपको मेंबर्स चलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट फीचर वेरी इंपॉर्टेंट इज सर लिमिटेड लायबिलिटी। ये तो सबसे फेवरेट फीचर है लोगों का। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है सर? सबसे बेसिक चीज समझ लीजिए कि अगर मैंने रिलायंस का शेयर लिया है ₹2000 का, अब रिलायंस ने फ्रॉड किया, रिलायंस डूब गया, रिलायंस ने कुछ भी किया, क्या रिलायंस के लिए लोग, रिलायंस वाले लोग क्रेडिटर मेरे घर पे आएंगे क्या, या आपके पापा के घर पे आएंगे क्या, चलो पैसे निकालो क्योंकि रिलायंस ने फ्रॉड किया? नहीं। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा नुकसान हमारा क्या होगा? हमारा ये जो शेयर 2000 का था, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इससे ज्यादा लॉस ही नहीं हो सकता हमारा। समझ रहे हो आप? तो हमारी लायबिलिटी जो है इस कंपनी के प्रति वो कैसी है सर? लिमिटेड है। और लिमिटेड का मतलब क्या है सर? कितनी होती है? तो आप जितना भी शेयर लोगे उसके ऊपर जो भी लिखा होगा नॉमिनल वैल्यू, जितना भी शेयर आपके पास है उसके ऊपर का जो नॉमिनल वैल्यू रहेगा उतना ही आपका लायबिलिटी रहेगा। तो मान लीजिए मैंने रिलायंस का 2000 रुपीज का शेयर लिया, लेकिन मैंने रिलायंस कंपनी को अब तक सिर्फ 1200 रुपए दिए हैं, 800 रुपए देना बाकी है। और अगर इस मोमेंट पे रिलायंस बंद हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, कुछ भी इशू की वजह से लोग बोलते हैं कि रिलायंस बंद हो रहा है, तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 800 रुपए की रहेगी, क्योंकि मैंने 2000 का शेयर लिया है और दिया नहीं ना 800 रुपए उसमें से, तो वो मुझे देना इसमें पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं नॉमिनल वैल्यू। जो शेयर पे लिखा हुआ है उतना ही आपका लायबिलिटी मैक्सिमम रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी ऑफ विच इज अ मेंबर। सर ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है, लेकिन जो सबसे मोस्ट रेफर्ड कंपनी होती है वो होती है लिमिटेड लायबिलिटी। पहले पढ़ाता हूं फिर देखना। वी नो दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो अगर आप एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाते हो, जो आप देखते हो ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है या फिर सिर्फ लिमिटेड कंपनीज होती हैं, मार्केट में आप जितने भी देखे हो आज तक 99% ऑफ द कंपनीज आर दिस कंपनीज। ठीक है, तो आपने अब आज तक गारंटी मेरी, आपने लिमिटेड बाय गारंटी या लिमिटेड बाय ये देखा ही नहीं होगा। इस वाले फीचर को, ये वाले फीचर को हम इस चैप्टर के एंड में डील करेंगे, जहां पे इसके ऊपर डिटेल में कॉन्सेप्ट है कि सर कंपनी बाय लिमिटेड बाय लायबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये सब क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि एक लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर कैसा होता है सर? is it's dependent upon only, it is basically the liability of the member is limited and it is dependent upon its nominal value of shares। सर टप्पा तो नहीं दोगे ये मार्क करके? नहीं बेटा, एंड वाला जो लेक्चर रहेगा इसका उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो ना नीचे जब हम जाएंगे ना, तो देखो यहाँ पे वो आने वाला है हमें अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो ये डिटेल में आएगा ना, तो जब आएगा तो हम इसको एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप उतना वाला पॉइंट को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आता है सर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या है सर? आर्टिफिशियल का मतलब वो है जो इंसान ने बनाया, उसको भगवान ने या नेचर ने नहीं बनाया। लीगल का मतलब है सर कि जो जीवित नहीं है, जो सिर्फ कोर्ट के लिए, लॉ के लिए जीवित है।
और पर्सन का मतलब है एक सेपरेट एंटिटी। तो इंसान ने कानून के लिए बनाया हुआ सेपरेट एंटिटी को हम कहते हैं कंपनी। तो कंपनी का एक लीगल या फिर जुडिशियल डिफरेंट एंटिटी होता है सर। अगर कोर्ट को लगता है ना फ्रॉड हुआ है, तो कंपनी के नाम का समन्स निकलेगा कि भाई कंपनी आपने फ्रॉड किया है, आपके डायरेक्टर्स को, आपके लोगों को यहाँ पे बुलाइए। तो कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्यों सेपरेट लीगल एंटिटी है? क्योंकि इट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेम टू सेम लाइक सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। प्रॉपर्टी खुद का हो सकता है, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लायबिलिटीज में एंटर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी के अगेंस्ट या कंपनी के लिए लायबिलिटी में जा सकते हैं। लेकिन 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 कंपनी के ऊपर आप केस भी फाइल कर सकते हो और कंपनी दूसरे के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है। कंपनी कैन सू अदर्स एंड कंपनी कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम। याद रखना, सिर्फ उसको आप जेल में नहीं डाल सकते, उससे आप ओथ यानी जो हम कहते हैं ना वो कि रिलीजियस बुक पे हाथ रख के हम ओथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, तो वो हम नहीं करवा सकते। कंपनी मैरी नहीं कर सकती। कंपनी एक लर्नड प्रोफेशन यानी कंपनी सीए ये जो लर्नड प्रोफेशन है एडवोकेट, ये अंडरटेक कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो सिर्फ एक प्रोफेशनल हम जैसा प्रोफेशनल कर सकता है, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया सर कंपनी के बारे में थोड़ा सा। अब मुझे बताइए सर कंपनी तो कैसे एक्ट करेगी? तो मैंने आपको भी बताया, लोग मिलेंगे, वोटिंग करेंगे और कुछ लोगों को वोट करके इलेक्ट करेंगे, उसको हम कहेंगे डायरेक्टर्स। तो कंपनी कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, दैट इज बेसिकली डायरेक्टर्स उसके लिए काम करेंगे। डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के रोजा रोज काम को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि जो मेंबर्स कह रहे हैं उसके हिसाब से उसको सिर्फ चला सकते हैं। तो सर फिर मैं रिलायंस के 10,000 शेयर्स लेके फोन कर सकता हूँ क्या अंबानी जी को कि आज कंपनी में ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए? ना बेटा, ऐसा नहीं होगा। आपको मौका मिलेगा शेयर मीटिंग में, होल्डर्स की मीटिंग में जाके वोट करने का। आप वोट कीजिए, जो भी डायरेक्टर वोट लेके आपके बिहाफ पे वहां पे इलेक्ट होके आएगा, उसको आप बोलिए कि इस साल ऐसा ऐसा करना है। अगर वो सही है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में बैठता है, सही चीज है, तो वो करेगा, नहीं तो फिर वो नहीं करेगा। तो ये सिर्फ एजेंट होते, ये कंपनी के एजेंट तो नहीं होते, लेकिन हम उल्टा बोल सकते हैं कि ये कंपनी के एजेंट होते हैं, मेंबर्स के एजेंट नहीं होते। मतलब अगर वो जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है ना, तो देखो मेंबर्स वोट करके डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, उसको एजेंट की तरह अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंपनी कहीं पे साइन कर नहीं सकती, कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में खुद से तो नहीं जा सकती ना, कोई तो लगेगा साइन करने के लिए। तो वहां पे डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट बन के साइन करेंगे, कंपनी के एजेंट बन के एंटर करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो हम एकदम आसानी से कह सकते हैं कि सर डायरेक्टर जो है ना वो कंपनी के एजेंट है, राइट, लेकिन मेंबर्स के एजेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है, हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो डायरेक्टर्स या तो अपनी साइन मारेंगे या फिर कंपनी का जो थप्पा है, सील है, उसको इस डॉक्यूमेंट पे लगा के बोलेंगे कि कंपनी ने इसको क्या किया है, ऑथेंटिकेट किया है, कंपनी ने इसको साइन किया हुआ है। और इसीलिए कंपनी को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा जाता है। और सर जो फिफ्थ पॉइंट है कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब होता है एक ऐसा ऐसा स्टैंप बनाना जिसपे कंपनी का नाम आएगा, ABC लिमिटेड, और जैसे एग्जांपल हेड ऑफिस नासिक में तो नासिक, राइट, और यहाँ पे बीच में कुछ नंबर आएगा उसका जो भी रहेगा। तो बेसिकली क्या कॉमन सील मतलब स्टैंप होना मैंडेटरी है। तो 2015 में 2015 में कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आया जिसने बोला कॉमन सील रखना ऑप्शनल है। मतलब आपकी मर्जी है आपको कंपनी के लिए स्टैंप बनाना है कि नहीं बनाना है। जनरली अभी हर कंपनी स्टैंप बनाती है, लेकिन आपके ऊपर है सर। तो कंपनी एक एजेंसी के थ्रू, एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग जिसको हम डायरेक्टर्स कहते हैं, इनके थ्रू एक्ट करती है। कंपनी परचेस कर रही है प्रॉपर्टी, तो साइन कैसे करेगी? डायरेक्टर्स करेंगे। कंपनी लोन ले रही है तो साइन कैसे करेगी? डायरेक्टर्स करेंगे। तो कॉमन सील जो होता है ना कंपनी का, ये ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। जो कौन लगाएगा, ठप्पा कौन लगाएगा? उसके ऑफिसर्स, उसके एम्प्लॉइज, बेसिकली डायरेक्टर्स लगाएंगे हर वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी के नाम का बनेगा। ये उसका सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ये बताएगा कि कंपनी जीवित है, ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुई है। लेकिन 2015 में इसको ऑप्शनल किया गया है। और अभी ऐसा है सर, यूके में भी तो ये ऑप्शनल ही है, लेकिन अभी या तो आप ये ठप्पा लगाइए, ये कॉमन सील लगाइए, या फिर आपको क्या करना है मैं बताता हूं। कोई भी डॉक्यूमेंट है ना,
जिसको बताना है कि कंपनी ने ऑथराइज किया है, तो दो डायरेक्टर्स की साइन मार दीजिए, दो डायरेक्टर्स की साइन मार दीजिए। या फिर अगर आपके पास एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर की साइन मार दीजिए और एक कंपनी सेक्रेटरी की साइन मार दीजिए, और हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, कंपनी ने डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट यानी ओरिजिनल कर दिया। नहीं तो सर आप ठप्पा लगाओगे ना आपको कॉमन सील, तो भी उसको ओरिजिनल मानेंगे। लेकिन अगर कॉमन सील नहीं है, डज नॉट है, तो अगर दो डायरेक्टर्स है तो उनसे साइन करवाओ। अगर कंपनी सेक्रेटरी आपके पास अपॉइंटेड है तो कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर का ठप्पा लगाओ। याद रखना है, पेपर में कभी भी आ सकता है कि व्हाट इफ कंपनी के पास दो कॉमन सील नहीं है, तो दो डायरेक्टर्स की साइन लगा दीजिए, चल जाएगा। नहीं तो एक डायरेक्टर की साइन और एक कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी ने अपॉइंट किया है तो उसकी साइन लगा दीजिए, काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने रफली 3 फीचर्स कवर किए कंपनीज के, जिसमें से एक था हमारा 5 फीचर सॉरी, कॉमन सील, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, और जो सबसे फर्स्ट वाला था सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें से ऐसे सेपरेट लीगल एंटिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मोटा मोटा सेम ही था, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस हमने देखा नहीं। तो यही 5 फीचर्स होते हैं कंपनी के, जो अगर किसी भी इसमें, और ये सब टिक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ है कुछ नहीं है तो चलेगा, नहीं। ये पांचों चीजें जब फुलफिल हो जाएगी तो हम कहेंगे जो काम आप कर रहे हो, जो एनटीटी में आप बिजनेस कर रहे हो, वो एक कंपनी है। अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज सब लोग एक बार फास्ट रीड कर लीजिए यहां से आईसीआई के, इसमें से जो मैंने ये वाला चार्ट लिया है, एक बार इसको देख लीजिए फास्ट, तब तक मैं इधर ही हूं। ओके, आई होप सबने ये पढ़ा है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉर्पोरेट विल। ये विल का मतलब होता है जो हमारा पर्दा जो होता है ना, पर्दा जो हम लगाते हैं घर में हमारे विंडोज के सामने, तो विल का मतलब होता है क्लॉथ, एक पर्दा। ठीक है, कि हमारे विंडोज के आगे एक पर्दा लगा हुआ है, जिससे धूप बहुत होती है तो हम उसको लगा लेते हैं, या फिर बाहर से बहुत लाइट आती है तो उसको हम लगा लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक कंपनी है जिसको हम कहते हैं एबीसी लिमिटेड नाम की। तो ये कंपनी जो है ना, यहाँ पे उसके शेयर होल्डर्स, उसके मेंबर्स है, जैसे कि मैं हूं चिन्मय, फिर कोई एक्स नाम का है, कोई वाई नाम का है, जेड नाम का है, तो मान लीजिए, तो बहुत सारे मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है इस कंपनी के। तो इस कंपनी और इस शेयर होल्डर्स के बीच में एक पर्दा रहेगा। ठीक है, इस पर्दे को, अब यार मेरे को याद नहीं आ रहा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या बोलते हैं पर्दे को इंग्लिश में, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये जो क्लॉथ है, ये जो पर्दा लगाया हुआ है इन लोगों के बीच में पर्दा, ठीक है, तो बेसिकली ये क्यों लगाया है सर, क्योंकि इसका मतलब है कि ये कंपनी कुछ भी जग मारे, कुछ भी करे, कितना भी बुरा करे, कितना भी अच्छा करे, यहां से इसका कुछ भी गंदा अच्छा इंपैक्ट इन तक नहीं आएगा। ये पर्दा उसको रोक लेगा सर, ये पर्दा इस सब बुरी चीजों का इंपैक्ट रोक लेगा सर। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नाम की कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस हुई है, जो बोलती है कंपनी अपने ओनर से, अपने मेंबर से पूरी तरीके से अलग है सर, पूरी तरीके से अलग है। तो सर कंपनी ने लोन लिया और उसको वापस नहीं किया, तो क्या मेंबर्स के घर पे जाएगा बैंक? नहीं, इस पर्दे तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट विल थ्योरी। क्या कहते हैं सर? कॉर्पोरेट विल थ्योरी। सर क्या ये पर्दा एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? नहीं बेटा, इट्स अ लीगल क्लॉथ, इट्स अ लीगल डिस्टिंक्शन, इट्स अ लीगल कॉन्सेप्ट। तो कॉर्पोरेट विल इज अ लीगल कॉन्सेप्ट जो कहता है कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, यानी कि जो मेंबर्स इस कंपनी के, ये शील्ड हो जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम एनी लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। कंपनी कुछ भी कर रही है, उससे जो भी लायबिलिटी आएगी, उससे इस मेंबर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा, इन मेंबर्स को उससे पूरी तरीके से हम प्रोटेक्ट करने वाले हैं। कंपनी ने कोई लोन उठाया, किसी लॉ को प्रोहिबिट किया, कुछ भी किया, तो कॉर्पोरेट विल की होने की वजह से मेंबर्स लायबल नहीं होंगे।
शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो हमको याद है सहारा कंपनी ने फ्रॉड किया, हमको याद है विजय माल्या कंपनी जो थी, विजय माल्या की किंगफिशर ने फ्रॉड किया। तो क्या मेरे पास किंगफिशर के शेयर्स होते थे, सहारा के शेयर्स होते थे, तो क्या ये लोग मुझे भी पकड़ के लेके जाते थे? नहीं लेके गए। क्यों नहीं लेके गए? आज तक किंगफिशर के शेयर होल्डर्स को कुछ क्यों नहीं हुआ? कॉर्पोरेट विल। किसकी वजह से नहीं हुआ सर? कॉर्पोरेट विल। ये पर्दा सबको रोकता है। तो सर इस पर्दे के ऊपर एक केस लॉ बना है, सैलेमॉन वर्सेस सैलेमॉन एंड कंपनी लिमिटेड। तो ये जो है ना सैलेमॉन, मान लीजिए ये अपने सलमान भाई है, सलमान भाई, ठीक है, अपना जो एक्टर है ना बॉलीवुड का, वो है। और सैलेमॉन एंड कंपनी लिमिटेड ये उसकी कंपनी है। तो कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए। तो सलमान भाई ने सलमान भाई एंड कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई है। तो देख लेते हैं इसमें होता क्या है। One Salman incorporated a company named Salmon and Company Limited with 7 subscribers consisting of himself, his wife, 4 sons and 1 daughter. ओके, भाई का शादी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सलमान, सैलमॉन नाम का, ठीक है छोड़ दीजिए उनको, सैलमॉन नाम के बंदे ने एक कंपनी खोली सैलमॉन एंड कंपनी लिमिटेड। और इसमें कितने शेयर होल्डर्स थे सर? कितने इनका कंपनी बनाते हुए कितने लोग थे इसमें? वो खुद सैलमॉन खुद, उसकी पत्नी, ठीक है, उसके 4 बेटे एंड उसकी एक बेटी। तो कितने हो गए? 4 5 6 7, 7 लोगों के साथ उसने कंपनी बनाई। कितने? 7 लोगों के साथ कंपनी बनाई। इसमें वो खुद है, उसकी पत्नी है, उसके 4 बेटे है, उसकी एक बेटी है। तो देखा जाए तो ये सब एक ही है और इसकी ही कंपनी है वो सैलमॉन एंड कंपनी लिमिटेड। तो आप क्या बोलोगे? कंपनी और ये सब लोग तो एक ही दिखते हैं सर। अब हुआ क्या देखो। हाँ, दिस कंपनी टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस असेट्स ऑफ सैलमॉन फॉर 38,782 रुपीज या फिर पाउंड्स व्हाटएवर, and in turn Salomon took 20,000 shares of one each debentures over 10,000 of the company which charge on the company's assets and the balance in cash। तो क्या बोल रहा है सर? कंपनी को कैपिटल चाहिए, कैपिटल कहां से मिलेगा? सैलमॉन भाई से मिलेगा। तो सैलमॉन ने क्या किया? अपने 38,782 रुपीज के असेट्स कंपनी के नाम पे कर दिए। अपने 38,782 के असेट्स उठाए और कंपनी के नाम में कर दिए, कंपनी के जगह पे रख दिए। और इसके बदले कंपनी ने उसको 20,000 शेयर्स दिए 1 रुपए के। तो 38,782 में से 20,000 के शेयर्स उसके पास आ गए। तो अभी भी 18,782 बचता है। 10 और क्या किया? 1 रुपी डिबेंचर्स ले लिए, 10,000 के डिबेंचर्स ले लिए, तो भी 8,782 रुपए भी कंपनी से लेना बाकी है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये डिबेंचर शेयर्स क्या होता है प्लीज इसमें मत जाइए, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ में लीजिए कि शेयर्स से ओनरशिप मिलता है और डिबेंचर से हम किसी को लोन देते हैं। बाकी डिटेल में इसमें नहीं जाना है, नहीं तो आप पागल हो जाओगे ये सब सुन के। शेयर, डिबेंचर, डिपॉजिट, स्टॉक, बॉन्ड, ये सब चीजें क्या होती है। तो कंपनी को जब किसी से लोन लेना होता है ना, तो कंपनी क्या करती है? डिबेंचर्स नाम का पेपर प्रिंट करके देती है और बोलती है एक पेपर 1 लाख का है, मतलब जो भी इसको लेगा वो मुझे 1 लाख का लोन देगा, 8 साल में इसको वापस कर दूंगी। तो सैलमॉन ने कंपनी से 20,000 रुपए के शेयर्स लिए और 10,000 रुपए के डिबेंचर्स लिए। और इसने इस डिबेंचर्स के लिए कंपनीज के एसेट्स के ऊपर क्या किया? चार्ज क्रिएट किया। मतलब कंपनीज के एसेट्स को हमने एक तरीके से मॉर्गेज किया, गहान रखा। और बाकी का जो पैसा बचा था ना 8,782 रुपीज, इसका कैश में इससे पैसे ले लिए। तो अपने एसेट 38,782 के दिए, 20,000 के शेयर, 10,000 के डिबेंचर्स, 8,782 का कैश लेके अपना पूरा ट्रांजेक्शन खत्म किया। उसकी वाइफ, हिज वाइफ एंड डॉटर एंड 4 सन्स टुक अप 1 शेयर ईच। तो वाइफ के पास 1 शेयर था, एक बेटी के पास 1 शेयर और 4 बच्चों के पास 4 शेयर। तो टोटल 6 शेयर्स उनके पास गए। अब हुआ ऐसा, कंपनी अल्टीमेटली लिक्विडेशन में चली गई। कंपनी के पास पैसा नहीं रहा, इसलिए कंपनी बंद पड़ गई ड्यू टू जनरल ट्रेड डिप्रेशन। मतलब इकोनॉमिक खराब होने की वजह से कंपनी बंद पड़ी। तो फ्रॉड किया गया कुछ नहीं है, नॉर्मल बिजनेस कर रही थी, लेकिन ट्रेड डेफिसिट मार्केट में आ गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मार्केट में, इसलिए वो बंद पड़ गई कंपनी। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो थे ना 7,000 रुपए के, मतलब जिनको इस सैलमॉन एंड कंपनी लिमिटेड से 7,000 रुपए ले रहे थे, क्रेडिटर्स जो थे, ये सैलमॉन के पास चले गए और सैलमॉन को बोले कि यू कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिबेंचर्स हेल्ड बाय हिम as he was the managing director of one man company which is not different from Salomon, and the cloak, मतलब cloak का मतलब है पर्दा, of the company was a mere sham and fraud। तो क्रेडिटर्स क्या बोल रहे हैं कि देखो सैलमॉन अकेला ओनर है, बाकी के सब तो सिर्फ एक एक शेयर लेके बैठे हैं,
सेलेमॉन ने जो 10,000 के डिबेंचर्स लिए हैं कंपनी से, उसके लिए क्या किया है, कंपनी के एसेट्स के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट किया है, मॉर्गेज क्रिएट किया है। तो अब जो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है जिनको 7,000 रुपए लेने थे, ये बोल रहे थे कि वो असेट बेचो और हमें 7,000 रुपए दो, क्योंकि ये असेट के ऊपर सेलेमॉन का कोई अधिकार नहीं है, जबकि सेलेमॉन ने तो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है। चार्ज का मतलब क्या होता है सर, एक तरीके से उसको गहान रखा हुआ है, मॉर्गेज किया हुआ है। उसी असेट के मुनाफे पे तो 10,000 रुपए उसने कंपनी को दिए। उसने 38,000 रुपए के जो दिया, असेट्स दिए, तो उसके बदले उसने 10,000 के जो डिबेंचर्स लिए, तो 10,000 के असेट्स पे उसने सिक्योरिटी क्रिएट करी है कि कल जाके अगर कंपनी बंद पड़ती है तो ये शेयर, ये असेट्स बेच के जो पैसा आएगा वो पहले मुझे मिलेगा। अब लोग बोल रहे हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोल रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो वन मैन कंपनी है, सेलेमॉन और सेलेमॉन कंपनी एक ही है, पूरा फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, तो ये अलग अलग कैसे हो गए? तो जो घर का आदमी है वो घर के एसेट्स के ऊपर कैसे मॉर्गेज करेगा? तो ये असेट्स बेच के 7,000 रुपए हम आप हमें दीजिए, ना कि सेलेमॉन को दीजिए। तो वहां पे आगे एक जज साहब लॉर्ड मैकनॉटन कहते हैं, देखिए, ना फ्रॉड किया हुआ है ना कुछ किया हुआ है, नॉर्मल बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस बंद पड़ गया। जब बिजनेस बंद पड़ गया तो उसमें सेलेमॉन की क्या गलती? दूसरा, कंपनी और उसके मेंबर्स अलग होते हैं, तो जब बिजनेस कंपनी का बंद पड़ा है, प्रॉब्लम कंपनी में हुआ है, तो सेलेमॉन को क्यों आप पकड़ रहे हो? तीसरा, सेलेमॉन ने जब अपने एसेट्स कंपनी को दिए और उसके बदले उसने पैसे लिए, जो भी लिया, और असेट जो 10,000 रुपए के उसने डिबेंचर्स लिए, लोन एक तरीके से कंपनी को दिया है ना वो, तो कंपनी के एसेट्स के ऊपर उसका अधिकार है। तो बस आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी शैम है, फ्रॉड है, बोगस है, क्योंकि इसमें फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व, नहीं हो सकता है। और उन क्रेडिटर्स को बोला कि ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, द कंपनी इज एट लॉ डिफरेंट ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, जितने भी ओनर से उनसे कंपनी पूरा अलग होता है। एंड दो इट मे बी दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, वही लोग जो उसके ओनर्स है, वही लोग उसके मैनेजर्स बन रहे हैं, वही लोगों को प्रॉफिट्स मिल रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी इज नॉट एन एजेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स और ट्रस्टीज फॉर देम। कंपनी सेलेमॉन और उसकी पूरी फैमिली की एजेंट नहीं थी। कंपनी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ना मेंबर सब्सक्राइबर्स लायबल है किसी भी तरीके से कंपनी के लिए, ना कंपनी लायबल है किसी भी तरीके से वो मेंबर जो करते उसके लिए। एंड दस उन्होंने बोला कि कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी इवन दो ही होल्ड्स वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल। मतलब पूरा शेयर कैपिटल देखा जाए तो एक तरीके से पूरा का पूरा किसके पास है? सेलेमॉन के पास है। बट इवन इन दैट केस उसको हम लायबल नहीं पकड़ सकते, जो कंपनी डूब चुकी है उसके लिए, ना ही उससे पैसा ले सकते हो। तो उसके जो कंपनी के एसेट है वो बेच के जो पैसा आएगा वो पहले सेलेमॉन को ही पे होगा, अगर कुछ बचता है तो आपको दिया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी। तो सर ऐसे तो लोग फ्रॉड करके भाग जाएंगे, ऐसे तो लोग पागल बना के भाग जाएंगे, कंपनी बनाएंगे, फ्रॉड करेंगे, भाग जाएंगे और बाद में बोलेंगे कॉर्पोरेट विल, सो विल इट वर्क? तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है, लिफ्टिंग विल ऑफ कॉर्पोरेट। मतलब क्या? इस पर्दे को, जो इस कंपनी और शेयर होल्डर्स मेंबर्स के बीच में जो पर्दा है ना, इस पर्दे को पूरी तरीके से उठाने के लिए भी एक कॉन्सेप्ट इस कंपनीज एक्ट में बनाया गया है। तो इसमें डिटेल में जाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें कुछ केसेस दिए गए हैं जहां पे हम क्या कर सकते हैं, इस कॉर्पोरेट विल को उठा सकते हैं। तो लेट्स मूव फर्दर फॉर आइडेंटिफाइंग के कॉर्पोरेट विल को हम कब उठा सकते हैं। तो सर ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वाला कॉन्सेप्ट बोलता क्या है बेसिकली? तो ये सिर्फ इतना बोलेगा सर, ये जो पर्दा आपने लगाया हुआ है ना कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में, तो एक कोर्ट आएगा, हमारा जो कोर्ट ऑफ लॉ है, और वो इस पर्दे को छीन लेगा, खींच लेगा और इसको एक ही मानना शुरू कर देगा। क्या सर, अभी तो आप बता रहे थे कि पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है सर। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, इसमें हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेट विल को पूरी तरीके से निकाल लेंगे और जो ओरिजिनल नेचर है बंदे का उसको हम यहाँ पे सामने लेके आएंगे, बेसिकली कंपनी का। तो इट मींस लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज ए लीगल पर्सन। जो हम हमेशा कंपनी को मेंबर से अलग मानते हैं, उसकी एक लीगलिटी रखते हैं,
तो इस सब से हमें उसको अलग रखना है, इस सब से हमें उसको क्या करना है, बेसिकली हमको मानना है कि कंपनी और मेंबर्स एक ही बंदे हैं। ऐसा हम कब करेंगे सर, तो देखते हैं सर। सबसे पहले तो कोर्ट्स इग्नोर द कंपनी एंड कंसर्न देमसेल्फ डायरेक्टली विद द मेंबर्स और मैनेजर्स। मतलब कंपनी ने जो भी किया, जो भी झगड़ा किया, जो भी किया, तो ये पर्दा हम हटा देंगे और अभी हम इसका इम्पैक्ट मेंबर्स तक लेके जाएंगे। कुछ भी करके मेंबर्स तक इसको हम अभी लेके जाने वाले हैं। तो सर ये होगा कब, तो सबसे पहले जब भी सवाल उठेगा कि क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप जो होता है कि इसका ओनर कौन है, इससे आगे का एक सवाल होता है क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल। मतलब एबीसी ने मिलके एक एबीसी लिमिटेड बनाया, लेकिन एबीसी के पास पैसा नहीं था बनाने के लिए। एक मिस्टर एक्स था फॉरेन में बैठा हुआ, उसने इन तीनों को पैसा सप्लाई किया। तो यार देखा जाए तो ओनर तो एबीसी है, लेकिन कंट्रोल एबीसी नहीं कर रहे, कंट्रोल कर रहा है मिस्टर एक्स। तो जब क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल आ जाता है ना, क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप से पीछे क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल आ जाता है, तब जाके हम क्या करते हैं सर, कोर्ट क्या करेगा, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करना ट्राई करेगा, देखेगा कि एक्चुअल ओनर कौन है, एक्चुअल कंट्रोल कौन कर रहा है सबको। तो सर कौन से केसेस होते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट 5 केसेस होते हैं सिर्फ, जिसमें हम कॉर्पोरेट बिल को हटाएंगे और देखेंगे कि एक्चुअल ओनर कौन है। इसमें सबसे पहला आता है सर कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। मान लीजिए इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा है। क्या चल रहा है सर, वॉर चल रहा है। अब क्या है ना, एक कंपनी है इंडिया में XYZ लिमिटेड, तो ये इंडिया में रजिस्टर्ड, इंडिया में काम कर रही है, लेकिन ना इसके जो शेयर होल्डर्स है, ओनर्स है ना, वो पाकिस्तान के हैं। मतलब पाकिस्तान के हैं, और इंडिया और पाकिस्तान में तो क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान में जब वॉर चलेगा तो हमारे लिए पाकिस्तान का कोई भी बंदा हो जाएगा एनिमी एलियन, या फिर एलियन एनिमी हो जाएगा कि बाहर का बंदा है और वो हमारे लिए एनिमी है क्योंकि हमने वॉर डिक्लेयर किया है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करेगा, जो ओनर्स और कंपनी के बीच में पर्दा है इसको हटाएगा और देखेगा ओनर्स तो पाकिस्तान के, मतलब ये कंपनी क्या है, एनिमी कंपनी है, ये इंडिया में काम नहीं करनी चाहिए। तो ये डायमल कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी में हुआ था कि जब पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जब देश का हित, जिस वक्त अगर अगर इशू देश के हित का है, पब्लिक इंटरेस्ट का है, तो हम आगे जा सकते हैं। इस वाले केस में पब्लिक इंटरेस्ट जो था ना, वो जियो पार्टी में नहीं था, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जिससे हम कह सकते हैं कि देश का नुकसान है, और ना ऐसा कुछ एनिमी वाला कनेक्शन था। इसलिए कोर्ट ने ना कुछ भी कॉर्पोरेट शेल को तोड़ा नहीं, कॉर्पोरेट विल को हटाया नहीं, लेकिन ये उसमें क्लियर किया गया कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो कंपनी जो एनिमी कंपनी है, ये अगर देखना है कि एनिमी कंपनी है कि नहीं, इसको जो कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग किसी एनिमी कंट्री के तो नहीं है, ये चेक करने के लिए कोर्ट क्या कर सकता है, कॉर्पोरेट विल को हटा सकता है, इसको निकाल सकता है। दूसरा होता है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू, टू प्रोटेक्ट टैक्सेस। अब ना लोग क्या करते, तरह तरीके से ना अलग अलग चीजें करते जिससे इनकम टैक्स बच जाए, जीएसटी बच जाए, चोरी कर ले। तो ये हुआ था एस बीरेंद्र सिंह लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, बहुत पुराना केस है, जिसमें कहा कि अगर टैक्स और ड्यूटीज और स्टैम्प, ये तीन चीजों से रिलेटेड कुछ भी केस आता है, टैक्स, ड्यूटी और स्टैम्प, स्टैम्प मतलब थप्पे वाला स्टैम्प नहीं बेटा, स्टैम्प पेपर, स्टैम्प पेपर वाला इशू आ गया, ड्यूटीज ऑफ द नेशन का कुछ आ गया, टैक्सेस का कुछ आ गया, तो ऐसे केस में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट क्या करेगा, बेसिकली कॉर्पोरेट विल को पूरी तरीके से हटा देगा। सर केस लॉ याद रखना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें पहली चीज कही, वेयर कॉर्पोरेट एंटिटीज यूज्ड टू इवेट टैक्सेस द कोर्ट कैन डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी। जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स AIRSC। सर ये क्या होता है AIRSC, ये बेसिकली बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और AIR नाम की बुक में इसको लिखा गया है, तो जिस बुक में उसका साइटेशन होता है ना, उस बुक का कोटेशन दिया जाता है आगे कि कहाँ पे वो लिखा है। तो जब किसी भी कंपनी को हम यूज कर रहे हैं टैक्सेस की चोरी करने के लिए, टैक्सेस को बचाने के लिए, तब हम क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटी का जो कॉर्पोरेट विल है उसको हटाया जा सकता है, और हटाएगा कौन, कोर्ट हटाएगा। दिनशाह मैनेजी पेटेट के केस में ऐसा हुआ था कि कंपनी ने, अब देखो किया क्या, ये ना बहुत होशियार बंदा था, इसने क्या किया, दिनशाह भाई को आने वाले थे 50 करोड़ रुपए। अब 50 करोड़ आते तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स, तो इसने क्या किया, कंपनीज बनाई, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, और जिससे 50 करोड़ आने वाले थे उसको बोला एक काम कर, ये 50 करोड़ मुझे मत दे, ये 50 करोड़ मुझे मत दे, उल्टा इसमें 10 करोड़, इसमें 10 करोड़, इसमें 10 करोड़, और इसमें कितना कहते 30 हो गया ना, तो इसमें 20 करोड़, ऐसा शेयर कैपिटल डाल दे।
अब शेयर कैपिटल पे टैक्स लगेगा क्या कभी? वेरेवर यू इंट्रोड्यूस कैपिटल, कैपिटल की एंट्री क्या होती है हमारे बुक्स में? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो क्या इसके ऊपर टैक्स लगता है? इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो इसने क्या किया, इस 50 करोड़ को रूट किया, बोला कंपनीज इनकॉर्पोरेट करो 4, उसमें 10 करोड़ का शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस करो, और इस कंपनी से अपने आप को लोन ले लिया। इसकी कंपनी से ना लोन ले लिया, अब लोन के ऊपर भी टैक्स नहीं लगता, तो इसने टैक्स बचाया 50 करोड़ पे। तो ऐसे केस किया दिनशॉ मैनेजी पटिट ने। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये कंपनी जेन्युइन नहीं है, ये सारी कंपनी जेन्युइन नहीं है। इसके ओनर्स कौन है? इसका ओनर ये बंदा है। ये किसके कहने पे कर रहा है? इसके बंदे पे इसके कहने पे कर रहा है। तो यही अल्टीमेट ओनर है, यही है, इसके ऊपर इसको पकड़ो। तो कंपनीज को यहाँ पे हम पूरी तरीके से हटा देंगे। तो यही यहाँ पे किया हुआ है, ये केस लो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इसको पढ़ लेना है आपने, जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आगे आ जाता है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। अब क्या हो गया पता है, यहाँ पे ना बहुत बड़ी एकदम मस्त केस हो गया। ये केस लॉ है पूरा, तो मैं आपको बताता हूँ पहले शॉर्ट में। एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी ने, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड में जितनी भी इनकम रहेगी उसका 10% आपको लोगों को देना पड़ेगा बोनस। क्या देना पड़ेगा? बोनस। तो इसने क्या किया पता है, इसको है ना कुछ पैसे मिलने वाले थे। क्या होने वाले थे? कुछ पैसे मिलने वाले थे सामने वाले से। तो इसने क्या किया, वो पैसे खुद के पास ना लेते हुए, खुद के पास ना लेते हुए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। मतलब इसको मान लीजिए 10 करोड़ रुपीस डिविडेंड आने वाला था। कितना? 10 करोड़। उसने बोला मुझे मत दो, ये 10 करोड़ क्या करो, मैं एक कंपनी बताता हूँ बी लिमिटेड, इसमें डाल दो। इस कंपनी को दे दिया। तो यहाँ पे पैसे आए नहीं। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका सेल्स था पहले 2 करोड़ रुपए सेल्स था, 2 करोड़ का 10% कितना है? 20 लाख रुपए बोनस जाने वाला था लोगों को एज पर लॉ। लेकिन ये 10 करोड़ भी यहाँ पे आता था, तो 12 करोड़ का 10% मतलब कितना जाता था वो? 12 करोड़ का 10% मतलब 1.2 करोड़। तो इसने क्या किया, एक तरीके से अपनी लीगल लायबिलिटी इवेड करी, छुपाई। तो ये करना भी अगर आप करते हो और कोर्ट को अगर शक है कि आपने ऐसा किया है, तो आपके कॉर्पोरेट विल को कोर्ट क्या करेगा? हटाएगा और रियल ओनर दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ए लिमिटेड परचेज शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ 4,50,000। डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर्स वाज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, मुझे पैसे आ रहे थे, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में गिर रहे थे। हुआ ऐसा कि बोनस पेबल के लिए भी ये वाली इनकम को कैलकुलेट किया जाता था, लोगों को जो बोनस देना है 10% देना है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट इनकम का। 1968 में कंपनी ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड टू सी लिमिटेड सब्सिडियरी होली ओन्ड बाय। तो ए ने क्या किया बताया, उसके नाम, उसके पास जो बी लिमिटेड, जैसे समझ लीजिए कि मेरे पास बी लिमिटेड के शेयर्स थे, मुझे डिविडेंड आ रहा था, इसके ऊपर मुझे बोनस भी देना पड़ता था मेरे एम्प्लॉइज को। मैंने ये शेयर्स क्या किए, मेरी कंपनी थी उसको ट्रांसफर कर दिए। तो अब डिविडेंड उसको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। और इससे क्या होगा, मुझे बोनस नहीं देना पड़ेगा मेरे एम्प्लॉइज को। आप बोलोगे सर डिविडेंड आता है तो एम्प्लॉइज को क्यों बोनस देना? बेटा मुझे जो भी आ रहा है ना मेरा इनकम है, इनकम का 10% बोनस देने को बोला था गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में वो आना बंद हो गया। तो इससे क्या हो गया, लोगों का बोनस मिलना रिड्यूस हो गया। लोगों ने केस फाइल करी, तो समझा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यार ये तो अपनी लीगल लायबिलिटी इवेड करने के लिए झोल कर रहा है। तो तब उन्होंने क्या किया, उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस को सेट असाइड कर दिया और बोला कि तुझे ही वो डिविडेंड तेरे बुक्स में लेना पड़ेगा और इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा। द फोर्थ रीजन इज, द फोर्थ वे, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि कॉर्पोरेट विल को कब हटाया जा सकता है और रियल ओनर तक हम पहुंच सकते हैं। और कौन करेगा काम? कोर्ट करेगा। तो कंपनी में समटाइम्स बी रिगार्डेड एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर्स ऑफ अनदर कंपनी एंड देयरफॉर बी डीम्ड टू हैव लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी इन फेवर ऑफ इट्स प्रिंसिपल। अब ये क्या हुआ, देखिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के पास है ना ऑलरेडी है ना 100 कार्स पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसको है ना ट्रैक्टर का लाइसेंस चाहिए। किसका लाइसेंस चाहिए? ट्रैक्टर चलाने का। लेकिन क्या हो गया, ये जो 100 कार्स है ना, इनमें से एक कार ने एक्सीडेंट कर दिया था, तो इसके ऊपर एक कोर्ट केस था। तो ट्रैक्टर का लाइसेंस देने के लिए सरकार का रूल है कि जिसके मतलब ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये अभी नहीं है, कि जिसके भी ऊपर एक्सीडेंट का केस फाइल हो गया है और प्रूव हो गया है उसको हम ट्रैक्टर का लाइसेंस नहीं देंगे। तो ए लिमिटेड ने क्या किया, एक कंपनी बनाई बी लिमिटेड। कंपनी बनाना इतना टफ तो है नहीं, मस्त शेयर कैपिटल शेयर खरीदो और कैपिटल पैसा डालो। तो बी लिमिटेड को बोल, बी लिमिटेड नई कंपनी बनाई और बी लिमिटेड के थ्रू
ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। अब ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो ट्रैक्टर लाइसेंस मिल गया। अब बी लिमिटेड के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? ए लिमिटेड। बी लिमिटेड जो कमाएगा वो जाएगा कहाँ पे? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड से जाएगा उसके ओनर के पास। तो एक तरीके से आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, हमने हमारी सब्सिडीज बनाई जो हमारे एजेंट की तरह काम कर रही है, ताकि हम क्या कर सके, लॉ को एक तरीके से तोड़ मरोड़ के यूज कर सके। तो ऐसा नहीं होगा। कोर्ट यहाँ पे क्या बोलेगा, बी लिमिटेड इज द एजेंट ऑफ ए लिमिटेड एंड दैट्स व्हाई ट्रैक्टर लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ए लिमिटेड को भी वो नहीं मिलता था। बी लिमिटेड की इंडिविजुअल एंटिटी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये हुआ है हमारे ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन वाले केस में, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। सेम है, देखो मैंने जो आपको बताया वही यहाँ पे इटैलिक में मैंने लिखा हुआ है। तो कंपनी में समटाइम्स भी रिगार्डेड एज एन एजेंट, मतलब बी लिमिटेड एजेंट है या ट्रस्टी है किसकी सर, अनदर कंपनी की, मतलब कौन, ए लिमिटेड की। एंड देयरफॉर लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी, बी लिमिटेड को हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे ए लिमिटेड ने ही ट्रांसपोर्ट को अप्लाई किया लाइसेंस को ट्रैक्टर के, और उसको हम नहीं देंगे। एंड हियर कम्स अवर लास्ट पार्ट, कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। अगर कोई भी कंपनी किसी भी इलीगल काम के लिए, इम्प्रॉपर पर्पस के लिए बनाई जाती है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको कॉर्पोरेट विल हटाएंगे और उसका रियल ओनर के पास जाके उसके ऊपर पेनल्टी हम लगाएंगे। तो देखिए, ट्रेडिंग विद एनिमी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करेंगे, टैक्स इवेड करने के लिए कर रहे हो कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करेंगे, नई सब्सिडीज बना रहे हो अपने एजेंट की जैसी, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करेंगे, लीगल ऑब्लिगेशन वर्कमैन वाला, बोनस वाला अवॉइड करना चाहते हो, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करेंगे, इलीगल पर्पस के लिए कंपनी बना रहे हो, हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करेंगे। नहीं तो मैं तो कंपनी बना के उसमें फ्रॉड करूंगा और बोलूंगा अरे अरे आप कैसे मुझे पकड़ सकते हो, कॉर्पोरेट विल है यहाँ पे, तो बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, हमने तो कॉर्पोरेट विल हटाने का पावर भी यहाँ पे लिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है सर क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कंपनी सर जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले दो तरीके की कंपनी कभी भी बन सकती है, दो तरीके की कंपनी। कंपनी एक पहली होती है प्राइवेट कंपनी, जो ऊपर का पार्ट है इसके बाद आएगा। प्राइवेट कंपनी मतलब क्या, इसमें 2 से लेके मैक्सिमम 200 लोग शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा शेयर होल्डर्स इसमें नहीं हो सकते। पेड अप कैपिटल मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 1 रुपए 2 रुपए से भी कंपनी चालू कर सकते हो, लेकिन आइडियली हम 1 लाख रुपीज लेके चलते हैं। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स होते हैं। लेकिन सर इस 200 के लिमिट में 2 लोग नहीं आएंगे। अब क्या होता है, मैं ना जोमेटो कंपनी में जॉब कर रहा हूं मान लीजिए, और मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं कि बस, तो मैंने कंपनी को बोला कि मुझे 10 करोड़ का पैकेज करवा के दीजिए। कंपनी बोलती है सर इतना 10 करोड़ आपको हम दे नहीं सकते, एक काम करो आपका पैकेज हम 2 करोड़ का रखते हैं, बाकी की 8 करोड़ के आपको हम शेयर्स दे देते हैं। तो मैं तो खुश हो गया, शेयर्स तो बढ़ते रहेंगे, सैलरी तो चलो बढ़ेगी भी नहीं लेकिन शेयर्स तो बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं और एम्प्लॉय होने की वजह से मुझे शेयर्स मिले, इसलिए शेयर्स लेके मैं कंपनी का क्या बन गया, शेयर होल्डर यानी मेंबर बन गया। तो सर कंपनी के 1000 एम्प्लॉयज को कंपनी ने ऐसे मेंबर्स बनाया है, तो यार ये तो प्राइवेट लिमिटेड के तो अगेंस्ट हो गया, क्योंकि मैक्सिमम मेंबर्स 200 रहेंगे। तो कोर्ट ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि 200 का नंबर गिनते वक्त 2 लोगों को मत लीजिए, पहला जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय होने की वजह से मेंबर बने हैं, दूसरा कल जाके मैंने जॉब छोड़ दिया तो अब मैं सिर्फ मेंबर रह गया, लेकिन मैं आज भी मेंबर क्यों हूं, क्योंकि मैं कभी तो भी एम्प्लॉई था। तो एक जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय की वजह से मेंबर बना है उसको मत पकड़ना, दूसरा जो एम्प्लॉय था, वॉज एन एम्प्लॉय, लेकिन एम्प्लॉय था इसलिए मेंबर बना था और अभी भी मेंबर है लेकिन एम्प्लॉय नहीं रहा, अभी जॉब छोड़ दिया, तो इसको भी मत इस पे कंसिडर करो। तो मान लीजिए किसी कंपनी के इसमें 600 मेंबर्स है, लेकिन इसमें से 200 ऐसे हैं जो 100 पकड़ता हूं, 100 ऐसे हैं जो एम्प्लॉइज प्लस मेंबर्स है, और 400 ऐसे हैं जो ओनली मेंबर्स है लेकिन पहले एम्प्लॉइज थे। तो नेट में देखोगे तो 600 में से 100 माइनस 400 माइनस, तो कितने माइनस करना है, 500, तो 100 मेंबर्स हो गए। तो क्या मैं 200 के नीचे हूं या 200 तक हूं, हाँ सर, तो मैं प्राइवेट लिमिटेड के किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन मैंने नहीं किया। बहुत बार ये केस लॉ आ जाता है, सॉरी केस लॉ बन के पेपर में, केस स्टडी बन के पेपर में आ जाता है, तो प्लीज ध्यान से करना है। तो सर प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, कौन सी होती है, मतलब नॉर्मल कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं, कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होता है,
इसमें 200 में जो लोग जॉब में है और अभी मेंबर्स भी है, या फिर एम्प्लॉय कम मेंबर्स है, या फिर जो पहले जॉब में थे अब जॉब छोड़ के चले गए लेकिन कंटिन्यू टू बी मेंबर्स है, तो इनको इसमें पकड़ना नहीं है। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ये अपने शेयर दूसरों को ट्रांसफर नहीं करने देती है। तो सर क्या मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खरीद के दूसरे को शेयर ट्रांसफर कर सकता हूं? कभी नहीं कर सकते। तो शेयर मार्केट में जितने भी शेयर्स होते हैं ना वो प्राइवेट लिमिटेड के कभी नहीं होते बेटा, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के होते हैं। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर करने को रोकती है, रोक लगाती है, रिस्ट्रिक्ट करती है ना। पब्लिक को बोल सकती है कि आइए आइए हमारे शेयर्स खरीद दीजिए और हमको पैसा दीजिए। तो मार्केट में जब भी ये आईपीओ आता है ना, आईपीओ, तो ये पब्लिक कंपनी का होता है, प्राइवेट कंपनी का नहीं होता है। एक स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है, एक 1% कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है। सर ये क्या होता है 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी? इसको हम देखते हैं। पहले अगर इतना समझा है प्राइवेट कंपनी के बारे में तो ध्यान रखना है, 200 मतलब क्या, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स क्या कभी किसी को ट्रांसफर कर सकती? फ्रीली नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्या पब्लिक को बोल सकती है आइए हमारे शेयर्स लीजिए? कैन इट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट सिक्योरिटीज? नो, इट कैन नॉट। स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। तो सर फिर ये स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी में आने से पहले हम पब्लिक कंपनी में जाएंगे। तो सर पब्लिक कंपनी क्या हो गई? सेक्शन 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 में पब्लिक कंपनी है। पहले तो कहेंगे पब्लिक कंपनी यानी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। इसके जो शेयर्स होते हैं सर वो कैसे? फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जिसको चाहे उसको बेच सकते हो, जिसको चाहे उसको बेच सकते हो। कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होता कि इतना ही पैसा लगेगा उतना ही लगेगा। मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए जबकि प्राइवेट लिमिटेड में 2 थे। मैक्सिमम मेंबर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है जबकि प्राइवेट लिमिटेड में 200 थे। और इसीलिए तो हम करोड़ों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं रिलायंस के आज, क्योंकि इट्स अ लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। याद रखना कोई भी कंपनी, ठीक है, ये सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑलवेज द पब्लिक कंपनी। इसको मैं वापस आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं इसको होल्डिंग एंड सब्सिडरी में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बनाते हो, मान लीजिए एबीसी, तो इसके नाम के आगे आपको एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। है तो आप पूरा लिखिए प्राइवेट LIMITED, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखिए प्राइवेट लिमिटेड। जब भी आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो एबीसी, तो इसके नाम के आगे हमेशा लिमिटेड होगा। इसलिए रिलायंस के नाम के आगे लिमिटेड है, अदानी के नाम के आगे लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। तो ये 2 ही टाइप की कंपनीज होती है सर, 2 ही टाइप की होती है। इसके अलावा जो भी है दोज आर और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स। दिखाता हूं मैं आपको, जैसे 1% कंपनी, ये 1% कंपनी जो है ना क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये बनेगी हमेशा एज अ प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी क्लासिफिकेशन लेकिन बनेगी हमेशा एज अ प्राइवेट कंपनी। तो एक एक करके हम चलते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर हम बना रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड हो पब्लिक लिमिटेड हो, वो हो सकती है या तो लिमिटेड बाय शेयर्स, या तो हो सकती है लिमिटेड बाय गारंटी, या तो हो सकती है अनलिमिटेड कंपनी। सर ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। याद रखना कंपनी हमेशा 2 ही तरीके की होगी, प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड। लेकिन इसमें आप किस तरीके की बना रहे हो वो भी मैटर करेगा। इसमें आप बना रहे हो ओपीसी, स्मॉल कंपनी, या फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी, दैट विल आल्सो बी डिफरेंट। लेकिन कंपनीज हमेशा 2 ही तरीके की होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब क्या होता है? इसका एक डॉक्यूमेंट बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कभी भी कोई कंपनी बनानी होती है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसको कहते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कंपनी का डायरेक्टर ये काम नहीं कर सकता, कंपनी का एम्प्लॉय वो काम नहीं कर सकता, ये सारी चीजें लिखी होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA में। ये एक चैप्टर के एंड में हमको आने वाला है, तब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा कि ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है कि पब्लिक लिमिटेड है। इसके अलावा इस कंपनी का जो लायबिलिटी है, किसका लायबिलिटी, किसका सर? मेंबर्स का। हम लोगों का लायबिलिटी कितना रहेगा सर? तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर आप बनाते हो तो उसमें रहेगा कि जितने भी लोग शेयर्स खरीदते हैं उस शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है उससे ज्यादा आपका लायबिलिटी नहीं रहेगा। अगर मैं रिलायंस का शेयर खरीदता हूं जिसके ऊपर लिखा है 2000 रुपए, तो कंपनी लिमिटेड में शेयर है रिलायंस कंपनी, इसलिए मेरी लायबिलिटी मैक्सिमम 2000 की रहेगी।
अगर मैंने 2,000 रुपए कंपनी को ऑलरेडी दे दिए, कंपनी डूब गई, फ्रॉड किया, भाग गई, कुछ भी किया, मुझसे कोई पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि मेरी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है। So when the liability of the members of a company is limited by its memorandum to the amount unpaid on the shares held by them, it is known as the company limited by shares. तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होगा उतने अमाउंट तक की आप लायबल हो। अगर आपने पैसा नहीं भरा है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करते लोग कि 100 रुपए 1,000 रुपए का शेयर है, तो पहला कॉल कंपनी ने 50 रुपए का किया, फिर दूसरा कॉल 60 रुपए का किया, तो ऐसे कॉल करती रहेगी कंपनी। तो जब भी आपको कॉल किया जाएगा तो आपको कितना पैसा देना है सर, उतना ही देना है जितना आपका अनपेड है। आपको पूरा पैसा, वापस से ज्यादा पैसा किसी को देना नहीं है। क्या हमने शेयर लिया मतलब हम कंपनी के असेट्स के ओनर हो गए? नहीं, कंपनी के असेट्स कंपनी के ही रहेंगे। क्या हम शेयर होल्डर हो गए मतलब हम कंपनी के असेट्स का इंश्योरेंस हमारे नाम पे ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी के आप प्राइवेट ओनर नहीं हो, कंपनी के आप जॉइंट ओनर नहीं हो, यू आर सिंपली अ शेयर होल्डर, अ मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो ये दूसरी टाइप की कंपनी, कंपनी दो ही होगी, या तो प्राइवेट लिमिटेड या तो पब्लिक लिमिटेड। लेकिन पब्लिक लिमिटेड लिमिटेड बाय शेयर्स, पब्लिक लिमिटेड लिमिटेड बाय गारंटी, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बाय गारंटी, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बाय शेयर्स, ऐसी बनेगी कंपनी। हमेशा दो ही टाइप की होती है। तो लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या सर? इसमें हम शेयर्स प्रिंट नहीं करेंगे, इसमें हम मेमोरेंडम का जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखेंगे कि अगर कुछ भी हो जाएगा ना कंपनी के लिए, तो चिन्मय 1,00,000 रुपए तक पैसे देगा, मिस्टर एम 2,00,000 रुपए तक पैसे देगा, मिस्टर सी 3,00,000 रुपए के तक पैसे देगा। तो मतलब सर कंपनी के पास स्टार्टिंग में कैपिटल नहीं आता, अनलिमिटेड लिमिटेड बाय गारंटी में नहीं आता। तो ये कब बनेगी कंपनी? जब आपको ऐसा कोई काम करना है जिसमें इनिशियल कैपिटल नहीं लगता। जैसे मान लीजिए आपको जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ कमीशन लेना है, सिर्फ फीस कलेक्ट करना है, सिर्फ चार्जेस कलेक्ट करने हैं, सिर्फ डोनेशंस कलेक्ट करने हैं। जैसे हमने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं ना, हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, देखा है ना आपने गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसमें क्या वो लोग कुछ बिजनेस के करने वाले हैं क्या? नहीं करने वाले। उनको तो सोसाइटी का मेंटेनेंस से पैसा आता रहता है और उसको वो यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने में, उसको यूटिलाइज करते हैं बाकी के खर्चे करने में। तो ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह वहां पे वो क्या बना सकते थे? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होगा, हम एक मेमोरेंडम ऑफ कहा गया, हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखेंगे कि चिन्मय 2,00,000 देगा, एम 3,00,000 देगा, सी 3,00,000 देगा, लेकिन कब देगा? ओनली इन द इवेंट ऑफ वाउंड अप, जब कंपनी बंद पड़ेगी तभी ये पैसे उनको लेके आने पड़ेंगे। तो कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर शेयर होल्डर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम, एमओए में लिखा हुआ है, to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of it being wound up। एमओए में लिखा हुआ है, हम लोगों ने साइन किया हुआ है कि अगर कंपनी वाउंड अप होती है, बंद पड़ती है, तो हम पैसे लेके आएंगे। तो जब भी कोई मेंबर है किसी कंपनी का गारंटी लिमिटेड वाले बाय गारंटी में, तो जितना अमाउंट मेमोरेंडम में उतना मुझे लाना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सर लिमिटेड बाय लायबिलिटी यानी ये वाली कंपनी, अनलिमिटेड बाय गारंटी यानी ये वाली कंपनी में क्या फर्क है सर? पहली वाली कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी में जब बिजनेस शुरू करोगे तब पैसा लाना पड़ता है, तब पैसा लाना पड़ता है। लेकिन 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 जो गारंटी वाली कंपनी होती है उसमें पैसा तभी लाना पड़ता है जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। So the point of distinction between limited by liability versus guarantee is that in the former case, the members may be called upon to discharge their liability only after commencement of the winding up and only subject to certain conditions. But in the latter case, they may be called upon to do so at any time, either during the company's lifetime or during its वाइंडिंग अप। ओके सॉरी, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत बोला, कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी ये वाला नहीं है, कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में दो और चीजें यहाँ पे नहीं आ गई। तो लिमिटेड बाय गारंटी आप सबको समझ में आ गया कि कंपनी क्या होगी, कंपनी के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, वेन एवर कंपनी विल रिक्वायर मनी वी विल गिव द मनी। तो यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में भी दो चीजें बनती है, ध्यान से सुनना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में दो चीजें बनती है, वन इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, वन इज कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी। क्या बात कर रहे हो सर, दो चीजें बनती, बिल्कुल दो चीजें बनती। इसमें जो गारंटी वाला होता है, इसमें जब जब कंपनी को पैसा लगेगा तब तब पैसा लेके आना पड़ेगा। कितना पैसा लेके आना पड़ेगा सर?
जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है ना, जिनमें 1 लाख लेके आएगा, उतना उसको जब जब मांगेंगे तब तक लेके आना पड़ेगा। दैट इज इधर ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी और ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, मतलब बंद करते वक्त। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी के केस में सर पैसा कब लाना पड़ेगा? ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो सर company having the liability of its members limited by the memorandum, तो this is company limited by liability। यहाँ पे दे हैव टू ब्रिंग मनी टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी, जितना भी पैसा उनको लाना है कंपनी के असेट्स के लिए वो लेके आएंगे इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप, सिर्फ बंद पड़ते वक्त। लेकिन कंपनी लिमिटेड लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होगा सर? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होगा? या तो कंपनी जब जिंदा है तब पैसे लेके आओ, या जब वो मर जाएगी वाइंडिंग अप पे आएगी तब भी ऐसे पैसे लेके आने पड़ सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय लायबिलिटी आएगा। पेपर में क्या लिखना है सर? तो पेपर में हमको ये लाइन लिखनी है पूरी, ये वाली लाइन हमको पूरी लिखनी होती है, उसके बाद हमको ये वाला पॉइंट भी एक लाइन में लिखना होता है। इसके बाद यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी गारंटी कंपनी होती है तो वो क्या अपना पैसा स्टार्टिंग में लेके आती है? नहीं आती है। तो ये मैंने आपको ये बताया था अभी कि गारंटी कंपनी में हमको स्टार्टिंग में पैसा नहीं लाना पड़ता। अब यहाँ पे केस हुआ था नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। क्या होता है, एक कंपनी है पब्लिक लिमिटेड, उसको जब मान लीजिए कि अगर मिस्टर ए को मिस्टर बी को शेयर ट्रांसफर करने हैं, तो क्या पब्लिक कंपनी इसको रोक सकती है? रिलायंस रोक सकती है? नहीं रोक सकती, क्योंकि शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे गारंटी वाली कंपनी में या फिर कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी वाली कंपनी में क्या होता है, अगर मिस्टर ए ने अपने शेयर्स मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिए तो ए की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और बी की लायबिलिटी आ जाएगी। तो क्या यहाँ पे कंपनी इस ट्रांसफर को रोक सकती है? बिल्कुल रोक सकती है। यही कहा गया है नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सूरज मालू के केस में, that right of a guarantee company to refuse to accept the transfer by a member of his interest in the company is different than what is done by company limited by shares। हमेशा याद रखना, इसके ऊपर आज तक केस स्टडी नहीं आया है पेपर में। 100% चांस है 2025 के पेपर में यहां से केस स्टडी बनने का। तो प्लीज इस पॉइंट को मार्क करके रखिए, इसको बार बार पढ़ के रखिए। एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के टाइप से दो होते हैं, सिर्फ पब्लिक एंड प्राइवेट। तो पब्लिक में और प्राइवेट में होने के बाद जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं उसमें एक लास्ट वाला आता है अनलिमिटेड कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 92 कहता है अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई भी लिमिट नहीं रखती। तो यहाँ पे सर कंपनी को जितना भी पैसा लगेगा, जितना भी पैसा लगेगा, करोड़ों रुपए भी लग गए तो मेंबर्स को पैसे लेके आने पड़ेंगे। सो इन सच ए कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कब बंद होगी, सीज कब होगी? जब वो मेंबर होना बंद हो जाएगा। सर अगर वो मर गया तो मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा लाने को बोलेंगे, लेकिन पैसा यहाँ पे लाएगा। तो ऐसी कंपनी कोई बनाएगा ही क्यों? जनरली ये गवर्नमेंट कंपनी, जो जनरली गवर्नमेंट जब कंपनीज बनाती है तो कभी कभी वो अपने टाइम पे अनलिमिटेड बना लेती है, ताकि सामने वाले को गारंटी मिले कि गवर्नमेंट खुद यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी की लेके खड़ी है। तो सी अनलिमिटेड कंपनी के फीचर्स क्या है? नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, द लायबिलिटी सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी मेंबर। मरने के बाद लायबिलिटी नहीं खत्म होती, जब मेंबर होना बंद हो जाता है तब लायबिलिटी खत्म होती है। लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप। मतलब क्या? जब कंपनी बंद पड़ेगी, खत्म हो जाएगी, तभी इससे पैसा मांग सकते हो, तभी आप क्या कर सकते हो, इससे अनलिमिटेड पैसा मांग सकते हो। मेंबर्स कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट एंड लायबिलिटी। जितना भी पैसा पे करना है आपको, उतना पूरा पैसा आप इन लोगों से ला सकते हो। इसके बाद सर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में एक जस्ट अ मिनट आई guess I have some urgent work. Okay, so the on the basis of members, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में क्या होता है सर कि कितने शेयर होल्डर्स इस कंपनी में है, कितने इस कंपनी के कंट्रीब्यूटर्स है, ओनर्स है, उसके ऊपर भी कंपनी के क्लासिफिकेशन बनेंगे। कंपनी सिर्फ दो टाइप्स की होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो अगर आप 1% कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको बनानी पड़ेगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके अंदर बनेगी 1% कंपनी। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर बनेगी 1% कंपनी। सो सेक्शन 2 क्लॉज 62 क्या बोलता है सर? 1% कंपनी क्या होती है? पहले तो
प्रोप्राइटरशिप में जो लोग बिजनेस करते हैं, जो कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं, उनके लिए ये 1% कंपनी आई है। इसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है। लेकिन सर प्राइवेट लिमिटेड में तो मिनिमम 2 बोले हैं। हाँ, ये एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, हमने पढ़ा ना यहाँ पे, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 होने चाहिए एक्सेप्ट फॉर एन ओपीसी। तो 1% कंपनी में सिर्फ एक मेंबर होगा, लेकिन सर वो मर गया तो कंपनी को कौन चलेगा, इसलिए बोला है कि जब आप 1% कंपनी बनाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा किसी और पर्सन का, जो आपके मरने पे या आपकी इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पे इस कंपनी का नया मेंबर बनेगा। तो आपको किसी को क्या करना पड़ेगा सर, नॉमिनी बनाना पड़ेगा। क्या सर कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल है, कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। याद रखना है, किसी को भी नॉमिनी नहीं बना सकते, नहीं तो मैं बना दूंगा सलमान खान जी मेरे नॉमिनी है, नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसको भी मैं नॉमिनी बना रहा हूं उससे रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा। क्या कि अगर ये बंदा मर जाता है 1%, तो मैं इसकी जगह पे इस कंपनी का क्या बन जाऊंगा, मेंबर बन जाऊंगा। याद रखना, कंपनी रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के साथ फाइल करने होते हैं, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। इसके बाद आ जाता है सर कि ई मेमोरेंडम ई आर्टिकल्स। ये क्या होता है सर, मैंने बताया ना, एमओए एंड एओए बनाएंगे और जब आरओसी को देंगे, तो अगर ये अप्रूव हो गया तो आपकी क्या बनेगी, कंपनी बनेगी। तो ये एमओए जब इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे तो उसको ये मेमोरेंडम ये आर्टिकल्स कहा जाता है। सर कल जाके इस नॉमिनी को लगता है कि मुझे नहीं बनना इस कंपनी में, आगे जाके मेंबर अगर कोई मरता है तो वो निकाल सकता है अपना कंसेंट। ही हैज द राइट टू विथड्रॉ इस कंसेंट 100%, वो अपना राइट क्या कर सकता है, विथड्रॉ कर सकता है अपना कंसेंट। इसके आगे जो ओपीसी का मेंबर है, यानी मैंने एक 1% कंपनी बनाई है, मैं चाहता हूं कि ये नॉमिनी को मैं चेंज कर दूं, मुझे नहीं चाहिए अब सलमान भाई, मुझे अब शाहरुख खान चाहिए मेरी नॉमिनी। तो क्या मैं चेंज कर सकता हूं, आई कैन एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन। मुझे सिर्फ कंपनी को नोटिस देना है एंड रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है। सर कंपनी को क्यों नोटिस देना, आप ही तो कंपनी हो। बेटा मैंने अभी बताया कंपनी और मैं अलग अलग है। तो कंपनी क्या करेगी, अदर पर्सन को क्या करेगी, अपॉइंट करने के लिए कंपनी को एक नोटिस देना पड़ेगा। क्या कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे बंदे को नॉमिनी अभी अपॉइंट कर रहे हैं। इसके बाद याद रखना, ये जो एमओए एओए होता है ना, इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना रहा, मतलब इसको अल्टर करना रहा, तो इसकी प्रोसेस है ना बहुत लेंदी है और बहुत बड़ी है। तो इसीलिए जब भी आप नॉमिनी को चेंज करोगे, जब भी आप क्या करोगे, नॉमिनी को चेंज करोगे, तो नॉमिनी को चेंज करने को हम कभी भी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं मानेंगे, मतलब लंबी प्रोसेस आपको फॉलो करनी नहीं पड़ेगी। याद रखना, ये पेपर में लिखना है, ये पॉइंट हमें याद रखना। कौन बन सकता है 1% कंपनी का मेंबर, अकेला मेंबर, नेचुरल पर्सन, मतलब जिंदा व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन आधार कार्ड लेके बैठा है, इंडिया में रेसिडेंट है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता। सर ये क्या बोल रहे हो, सिटीजन बोल रहे हो, रेसिडेंट नहीं चलेगा। बेटा सिटीजनशिप होती है कि आपका जन्म इंडिया में हो, बाय कॉन्स्टिट्यूशन आप इंडियन सिटीजन हो। लेकिन अगर आप इंडिया में 182 दिन 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो पिछले साल, तो इस साल के लिए आप बन जाओगे रेसिडेंट। और अगर आप 180 डेज से कम रहे हो तो आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट। तो जैसे हम कहते हैं ना, सुनीता विलियम्स जो अभी आई, तो हम बोल रहे थे कि इंडियन बॉर्न, इंडियन डिसेंडेंट, इंडियन लिनिएज, तो उनके जो फादर थे तो ही वाज इंडियन सिटीजन, right? Because he was born in India, but he was never a resident of India because he was always outside India. कंपनीज एक्ट में ये 182 डेज को हम बना देंगे 120 डेज। तो याद रखिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट होना जरूरी है क्या, नहीं, रेसिडेंट और अदरवाइज, बट इंडिया में उसने स्टे किया होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर मैं अब आज 1 अप्रैल है, तो मैं अगर 2025-2026 में 1% कंपनी बनाना चाहता हूं, तो मुझे 2024-2025 इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने 120 डेज इंडिया में गुजारे होने चाहिए। 120 डेज यानी 6 महीने में इंडिया में होना चाहिए। सर 6 महीने कंटिन्यूस होना चाहिए, नहीं बेटा, अप्रैल में था, मई में नहीं था, जून में था, जुलाई में नहीं था, अगस्त में था, सितंबर में नहीं था। 120 डेज टोटल होना चाहिए। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 2024-25 में होगा, तब 25-26 में मैं ओबीसी बना पाऊंगा। ऐसा ही बंदा जो इंडिया का सिटीजन है, रेसिडेंट है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे सर, ऐसे बंदे को हम कहेंगे
ही कैन बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एनो ओपीसी बना सकता है। इतना ही नहीं, यही बंदा नॉमिनी भी हो सकता है। तो नॉमिनी और ओनर दोनों होने के लिए आपको कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी? इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कुछ भी चलेगा, 120 डेज होने चाहिए लेकिन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो आप नॉमिनी या फिर इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लायक हो सकते हो। इसके बाद क्या हम एक से ज्यादा 1% कंपनी बना सकते हैं? नो पर्सन, हम एक ही 1% कंपनी बना सकते हैं। क्या हम एक से ज्यादा कंपनी में नॉमिनी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक ही कंपनी में नॉमिनी हो सकते हैं। दूसरी कंपनी में नॉमिनी होना है तो फिर यहां से रिजाइन करो और वहां पे बन जाओ। सर क्या माइनर मेंबर या नॉमिनी बन सकता है 1% कंपनी का? तो नहीं, क्योंकि वो इज इन कैपेसिटी होता है उसके पास, वो होल्ड नहीं, ही इज इन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और मेमोरेंडम एओए इज अ कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर नहीं इसमें हो सकता। क्या यह कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट होगी? सेक्शन 8 मतलब कौन सी कंपनी सर? नीचे जाके देखेंगे, चैरिटेबल कंपनी होती है, जैसे ट्रस्ट बनाते हो वैसे सेक्शन 8 कंपनी होती है। तो ओपीसी को कभी भी सेक्शन 8 में नहीं आप कन्वर्ट कर सकते। हाँ, सेक्शन 8 को आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड लग जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लग जाएगा, लेकिन वो सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो सर ओपीसी के नाम के आगे क्या लगेगा? कुछ भी नहीं, अगर मैं बनाता हूं तो ऐसा नाम आएगा, चिन्मय एंटरप्राइज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये तो आएगा ही आएगा। कंपनी दो ही टाइप की होती है, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक, लेकिन यहाँ पे ओपीसी ये वर्ड भी यहाँ पे आएगा। क्या ये कंपनी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग दोनों फंक्शन कंडक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती, ना बैंकिंग के फंक्शन कर सकती है ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है। सर ये नॉन बैंकिंग मतलब क्या? जैसे बजाज है, देखो बजाज, बजाज से आपको फोन आता है लोन ले लो लोन ले लो, आपको क्या लगता है बजाज बैंक है क्या? नहीं, बजाज क्या है? एक एनबीएफसी जो लोन बांटता है और उसके ऊपर ब्याज कलेक्ट करता है। तो ये काम ओपीसी नहीं कर सकता। जो मेंबर है वही मेंबर और वही डायरेक्टर हो सकता है इस वाली कंपनी में। तो आई होप आपको ये क्लियर है। जब पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, लायबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया, मेंबर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है? पहले तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना वो 4 करोड़ या उससे कम होता है। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल बेसिकली कंपनी का, और इसका जो टर्नओवर होता है ना सर वो 40 करोड़ या उससे कम होता है। तो ऐसा अगर है, दोनों कंडीशन फुलफिल्ड है, तो और प्राइवेट लिमिटेड भी है, 4 करोड़ से कम पेड अप शेयर कैपिटल है, 40 करोड़ से कम टर्नओवर है, तो इसको हम कहेंगे सर स्मॉल कंपनी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये कब होना चाहिए, मतलब 2025-26 में स्मॉल कंपनी, अगर आपको ये स्टेटस चाहिए तो इस साल में आपका 440 से कम होना चाहिए, 4 करोड़ 40 करोड़ से, या पिछले साल। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब 2024-2025 में अगर मेरा टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम है, मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है, तब 25-26 में मुझे स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलेगा। तो पहले तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 बोलता है कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, डज नॉट एक्सीड मतलब 4 करोड़ है उससे कम हो सकता है, एंड टर्नओवर ऑफ which as per profit and loss account for the immediately preceding financial year, देखो पिछले साल का बोल रहा है, does not exceed 40 करोड़ is a small company। लेकिन सर ये आगे ये क्या वर्ड यूज किया है, तो मैं इसको वापस आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला सच हायर अमाउंट, सच हायर अमाउंट, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले चलते हैं स्मॉल कंपनी कौन नहीं हो सकती। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कभी स्मॉल कंपनी होगी? कभी नहीं होगी। कभी भी कोई होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। सर ये क्या होता है होल्डिंग सब्सिडरी? देखेंगे अभी। एक कंपनी सेक्शन 8 वाली स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। बैंकिंग इंश्योरेंस ऐसे स्पेशल एक्ट में आने वाली कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। ध्यान में रखना है ये सब चीजें। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, स्पेशल एक्ट कंपनी, पब्लिक कंपनी, दिस कैन नेवर बी स्मॉल कंपनी। अब क्या है ना, गवर्नमेंट को बार बार है ना अमेंडमेंट करना पड़ता है इस प्रोविजन में। पहले ये 25 लाख और 5 करोड़ का था, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता गया, अभी 4 करोड़ 40 करोड़ का है। तो गवर्नमेंट को बढ़ाते वक्त है ना बार बार परमिशन ना लेने पड़े इसलिए बोला है। और सच हायर अमाउंट एज वी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़, मतलब सरकार जब भी इस लिमिट को बढ़ाना चाहेगी बढ़ाएगी,
लेकिन मैक्सिमम 10 करोड़ तक लेके जाएगी, उसके ऊपर नहीं। जब भी इस लिमिट को बढ़ाना चाहेगी बढ़ाएगी, लेकिन मैक्सिमम 100 करोड़ से लेके जाएगी, उसके ऊपर नहीं। इसके लिए ये प्रोविजन है, ये हमारे काम का नहीं। तो आपको सिर्फ लिखना है पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब, टर्नओवर मोर देन नॉट एक्सीडिंग 40 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब, and not a holding, not a subsidiary, not a section 8, not a special act company, not a public company, is a small company. That's it for small company. Small company में इतना ही आता है सर, स्मॉल कंपनी में इतना ही आता है। अब आ गया नेक्स्ट पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल यानी कंपनी को कंट्रोल कौन करता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर, देख लीजिए मैं बताता हूं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, दूसरी इस कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड के 51% शेयर कैपिटल परचेज कर लिए। तो शेयर कैपिटल मतलब क्या, शेयर खरीद लिए ना। आप भी रिलायंस के खरीद सकते हो मार्केट से जितने चाहे उतने। अगर आपके पास रिलायंस के 51% है, उससे ज्यादा शेयर आ गए मान लो, तो बी लिमिटेड कभी भी कोई डिसीजन लेगा, कभी भी कोई डिसीजन लेगा तो मेजोरिटी तो आपके पास आ गई 51%। तो आप क्या हो गए पता है, आपको बोलेंगे हम होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड को बोलेंगे हम सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, कि जब भी आप मोर देन हाफ यानी 51%, हाफ क्या होता है 50%, मोर देन हाफ 51%। तो जब भी आप किसी कंपनी का 51% है, उससे ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करते हो, आप उसको सब्सिडियरी बना लेते हो अपनी, और आप उसके बन जाते हो होल्डिंग कंपनी। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत बार कंपनी ये दिख जाता है शेयर कैपिटल, तो कंपनी ये छुपाती है। तो क्या होगा देखो, हाँ ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में कुछ भी नाता नहीं है ऐसा दिखाएगा, लेकिन बी लिमिटेड पे जितने भी डायरेक्टर्स है, मान लीजिए डायरेक्टर ए, डायरेक्टर बी, डायरेक्टर सी, ये सब है ना ए लिमिटेड डिसाइड करता है। ए लिमिटेड ही उधर डायरेक्टर्स बिठाएगा, ए लिमिटेड ही उधर डायरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। तो ए लिमिटेड बेसिकली डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कंट्रोल कर रहा है सर। तो ऐसे केस में भी हम क्या बोलेंगे, इट इज अ होल्डिंग एंड दिस इज अ सब्सिडियरी कंपनी। तो देखिए सर, तो ऐसी ऐसी कंपनी स्मॉल कंपनी कभी नहीं हो सकती। एनी होल्डिंग कंपनी, एनी सब्सिडियरी कंपनी कैन नेवर 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 बी अ सब्सिडियरी कंपनी। तो देखिए सर, सबसे पहले होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच कंट्रोल्स, दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कंट्रोल करती है, और जितना भी उसका शेयर कैपिटल है, टोटल वोटिंग पावर, इसका दूसरा नाम है इक्विटी शेयर्स, इसका मोर देन हाफ मतलब 51% है, उससे ज्यादा ओन करती है। या तो टू ओन खुद करती है, या तो टुगेदर विथ अदर कंपनीज। मतलब ए बी सी, ये एक्स कंपनी का ये 20% होल्ड करता है, ये 20%, ये 20%, तो कितना होल्ड किया टोटल 60%। तो क्यूमुलेटिवली पकड़ा है इन्होंने, तो ये तीनों हो जाएंगी होल्डिंग कंपनीज ऑफ दिस कंपनी। समझे आप, तो या तो खुद होल्ड करती है 51%, या किसी और के साथ मिलके होल्ड करती है 51%। या इसका और अच्छा एग्जांपल मैं थोड़ा सा आगे दूंगा आपको, पहले यहां तक समझ लीजिए। तो नीचे वाली कंपनी को सब्सिडियरी कहेंगे, ऊपर वाली को हम कहेंगे होल्डिंग कंपनी। तो देखिए, अगर आप किसी दूसरी कंपनी के, किधर गए किधर गए किधर गए किधर गए, ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड का 51% शेयर कैपिटल है, एंड बी लिमिटेड के पास सी लिमिटेड का 51% शेयर कैपिटल है। तो सवाल है, क्या ए और सी के बीच में रिलेशन है, मतलब ए होल्डिंग एंड सी उसका सब्सिडियरी बनेगा? तो ये कहता है जी हाँ बनेगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल है ये। तो इफ द कंपनी, a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if the control is of another subsidiary company of the holding company। तो एग्जांपल मैंने दिया है, और यहाँ पे लिख के भी मैंने आपको वही चीज एक्सप्लेन अभी करी। तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर मैं एक ही डायरेक्टर को सिर्फ हिला सकता हूँ, एक ही डायरेक्टर को सिर्फ मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, एक ही डायरेक्टर को रिजाइन करवा सकता हूँ, अपॉइंट करवा सकता हूँ, तो कैसा माना जाएगा मेरा कंट्रोल है? नहीं बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेजॉरिटी कंपोजिशन को आप बदल सकते हो। मतलब 10 डायरेक्टर है तो मिनिमम 6 को आप हिला सकते हो, 6 के ऊपर हम इंपैक्ट डाल सकते हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज होल्डिंग कंट्रोल। The composition of a company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company by excess sum of power, कुछ भी तरीके का पावर यूज करके क्या कर सकती है, अपॉइंट या रिमूव कर सकती है ऑल या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। सारे डायरेक्टर्स को हटा सकती है, सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, या मेजॉरिटी को कर सकती है। तो ऐसे केस में होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का रिलेशनशिप जम जाएगा। इसके बाद
लेयर यानी क्या होता है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी के बीच में एक रिलेशन को वन लेयर कहते हैं। इसके और एक इन्होंने सब्सिडरी बने, इसको लेयर टू कहते हैं। तो जैसे होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन बनते जाते हैं, इसको एक एक लेयर कहा जाता है। फिर एक आ जाता है एसोसिएट कंपनी। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के अगर 20% से लेके 50% तक शेयर होल्ड करती, कितना, 20% से लेके 50% तक शेयर, यानी कुठले शेयर सर, कौन से शेयर, इक्विटी शेयर्स, मतलब टोटल वोटिंग पावर 20% से 50%, 50% के ऊपर 51% है, 51% है, तो बन जाएगा सब्सिडियरी और होल्डिंग का रिलेशन। मैं तो बोल रहा हूँ 51 से कम है, मतलब 50% से लेके 20% तक, 20% से कम में तो कंट्रोल ही नहीं मानेंगे, 20% से 50% के बीच में तो हम बोलेंगे आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बी लिमिटेड के ऊपर, और आपकी ए लिमिटेड, आपकी बी लिमिटेड बन गई एसोसिएट कंपनी। क्या बन गई, एसोसिएट कंपनी। अ कंपनी इन विच अदर कंपनी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब 20% से लेके 50% तक, विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर, अगर जॉइंट वेंचर है तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या सर, एटलीस्ट 20% अप टू 50%, क्योंकि 50% के ऊपर तो सब्सिडी बन गया। एंड लास्ट आ जाता है सर लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आपके शेयर्स ट्रेड होते हैं, लिस्ट होते हैं, कोई भी सिक्योरिटीज लिस्ट होती है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक एक्सचेंज तो मैं भी खोल सकता हूँ 4 लोगों के साथ मिलके, नासिक स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन क्या सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड उसको रिकॉग्नाइज करेगा, नहीं। तो कितने रिकॉग्नाइज है सर, बहुत सारे, लेकिन फिलहाल के लिए जो बताता हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग रिकॉग्नाइज्ड है। तो यहाँ पे अगर मेरी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है ना सर, तो मुझे लिस्टेड कंपनी कहेंगे। अगर नहीं है तो अनलिस्टेड, तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज अनलिस्टेड ही होती है मार्केट में। तो रिलायंस लिस्टेड है क्या अनलिस्टेड है सर, लिस्टेड है। अब मेरी कंपनी है ए लिमिटेड, इसके शेयर्स लिस्टेड है ठाणे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो सर क्या ये लिस्टेड कंपनी है, नहीं। क्यों, क्योंकि ठाणे स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज नहीं है ना, वो तो सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ पे मैंने वो बोला है कि सेबी जिस स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करता है उसको हम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे। याद रखना, यहाँ से भी केस स्टडी बनेगा, पेपर में आएगा, यही वाला आएगा, और सेबी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज होती है, गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें 51% या उससे ज्यादा शेयर, पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या राज्य सरकारें, या केंद्र सरकार और एक से ज्यादा राज्य सरकारें। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 51% या उससे ज्यादा अगर होल्ड कर रही है किसी कंपनी में शेयर्स, तो दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 30%, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट 21%, तो कितना हो गया, 51% होल्ड कर दिया गया ना गवर्नमेंट कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लस कर्नाटका गवर्नमेंट 10%, 10%, तो 40%, तो ऐसा वाला रहेगा। तो इन दैट केस ऑल्सो इट बिकम्स अ गवर्नमेंट कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट है ही नहीं, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे है ही नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लस कर्नाटका गवर्नमेंट प्लस गोवा गवर्नमेंट तीनों मिलके 10%, 10%, 50%, कितना हो गया, 50, 60, 70% है, अगेन मोर देन 51% है गवर्नमेंट कंपनी। तो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट, ओनली स्टेट गवर्नमेंट या मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल प्लस वन स्टेट गवर्नमेंट या मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया ना, ऐसा कुछ भी है तो इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। इन्होंने गवर्नमेंट कंपनी बनाई XYZ लिमिटेड, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है 10%, गोवा गवर्नमेंट हेल्ड करता है 10%, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हेल्ड करता है 50%, तो कितना 70% से कंपनी मैंने XYZ लिमिटेड। अब XYZ लिमिटेड जो है ना, इसने और एक कंपनी बनाई ABC लिमिटेड, जो इसकी सब्सिडियरी है, मतलब XYZ लिमिटेड के पास इसके 51% या उससे ज्यादा शेयर थे, टोटल वोटिंग पावर है, या फिर क्या है इसका कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ये कंट्रोल करता है। तो ये ABC लिमिटेड भी मानी जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। तो सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑलवेज अ गवर्नमेंट कंपनी। सर एग्जांपल बताओ, BPCL, HPCL, IOCL, आपको आएंगे प्लेसमेंट में ये सारी कंपनीज जब आप CA फाइनल क्रैक करोगे तो। इसके बाद आ जाता है सर फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है, तो ये जो है ना लोकेशन बेसिस पे लास्ट वाली है फॉरेन कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 42 कहता है कोई भी कंपनी जो विदेश में बनी है, जैसे कि मेटा INC फॉरेन कंपनी विदेश में बनी है,
लेकिन इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, मान लीजिए इसका मुंबई में एक ऑफिस है जहां से ये बिजनेस करता है, या फिर इसने एक एजेंट अपॉइंट किया है XYZ लिमिटेड को इंडिया में बिजनेस करने के लिए, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक फॉरेन कंपनी है और इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी भी करता है, इंडिया में बिजनेस भी ये करता होना चाहिए। सो फॉरेन कंपनी से कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर बनी है, मतलब कंपनी जो 2013 में बनाई ही नहीं है, बाहर बनाई है, अमेरिकन लॉ में, यूएस लॉ में, यूके लॉ में और कोई लॉ में बनाई है, लेकिन इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, या तो खुद से या किसी एजेंट के थ्रू, या तो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी भी करता है, तो ये हो जाएगी सर फॉरेन कंपनी। इसके ऊपर भी बनेगा केस स्टडी, 100% इसके ऊपर भी केस स्टडी बनेगा। बाकी का पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, होप यू ऑल आर वेल, डूइंग वेल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।